हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो पेपर है जो कि 3 जनवरी को हुआ था, तीन तीन ठीक है, 3 जनवरी को हुआ था जी। वो पेपर में 100 क्वेश्चंस थे, उसको डिस्कस करेंगे। कौन सा पेपर? एजुकेशन का पेपर, ऑब्वियसली। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब मुद्दे की बात एक बार ये सुन लीजिए शुरू करने से पहले कि ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये लाइव क्लास नहीं है, ये प्रीमियर्ड क्लास है, यानी मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके इसको डाल चुकी हूं। अब आप इसको धीरे धीरे करके पूरी क्लास देखेंगे। ओके, एक बार जब पूरी क्लास देख लेंगे या एक बार पूरी क्लास डल जाएगी अभी, तो उसके बाद आप दोबारा से कभी भी स्पीड अप करके भी देख सकते हो। अभी स्पीड अप ये नहीं होगी इंस्टेंटली अगर आप देख रहे हो तो प्रीमियर। ओके, सो लाइव और प्रीमियर में फर्क समझिए कि लाइव होती है तो मैं आपके कमेंट्स देख पाती हूँ जो चैट बॉक्स में आप डालते हो, और उसके बाद मैं उनके रिप्लाई कर पाती हूँ ऑन द स्पॉट। बट ये लाइव नहीं है तो मैं नहीं देख पाऊंगी। पता नहीं, फिर भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है और वो प्रीमियर्ड क्लास में कुछ कुछ कमेंट करते रहते हैं और बैक टू बैक दे आर लाइक मैम जवाब नहीं देते, आप बोल नहीं रहे हो, जवाब दो। अरे तुम दिमाग भी तो लगाओ थोड़ा। तो वो चीज आप ध्यान रखिए कि ये लाइव क्लास नहीं है, प्रीमियर्ड क्लास है। 100 क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन, इनको कवर करेंगे। चूंकि आज ये क्लास हो जाएगी तो आज के बाद जो भी बच्चा पीवाईक्यूज एजुकेशन के लेता है, ऑल्दो मैंने सारे करवा रखे हैं बट स्टिल बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ कई बार चाहिए होती है। सो वो पीडीएफ अब जो मिलेगी आपको वो अपडेटेड मिलेगी। ठीक है, सो जैसे ये क्लास अपलोड होगी उसके बाद अपडेटेड पीडीएफ होगी, तो किसी को लेनी हो तो वो आप देख सकते हो। अदरवाइज जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके सारे के सारी पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूट्यूब पे करवा रखी हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे हर बार बोलते हैं मैम इस बार ना डीप में आने लग गया है। ठीक है, आप दिमाग लगा के देखो कितना डीप में है। मतलब 100 में से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 70 क्वेश्चन आपको ना आते हो अगर आप तैयारी करके गए हो, अगर आपने मैराथन्स देखी है, अगर आपने रिवीजन मैराथन देखी है, अगर आपने पीवाईक्यूज की तैयारी की है। ठीक है, सो वो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से वो सोल्व हो जाएंगे। मैंने लिटरली ये क्वेश्चन जब सोल्व किए तो मैंने देखा ओवरऑल, यानी मतलब हार्डली 10 भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ बट हार्डली 10 क्वेश्चन आपके थोड़े से ऊपर नीचे होंगे जो आपको शायद ना आते हो। ठीक है, तो 90 में से 70 या 80 क्वेश्चन तो आप मिनिमम ठीक कर सकते हो जो आपने पढ़े हुए हैं। चलो सिली मिस्टेक भी 2-4 में हो गई तो 80 तक तो आपका स्कोर आना चाहिए ना पेपर 2 का। ओके, तो चलिए जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो, अदरवाइज आप सुन लीजिए जो क्वेश्चन है। मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD। सारे वर्ड्स सुने हुए होंगे, सबसे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें बता रखी हैं आपको। ADHD में एक इंपल्सिव बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, अटेंशन की कमी होती है, बच्चा एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपका इंपल्सिव बिहेवियर यानी सेकंड वाला। ऑटिज्म में आपको हमेशा बताया है कि एक सोशल स्किल की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। बच्चा जो है वो बेटर तरीके से या जल्दी सोशलाइज नहीं कर पाएगा। बच्चों सोशल वर्ड से ही ज्यादा रिलेट करते हैं हम कि बच्चा सोशलाइज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोशल स्किल डेफिसिट हो गया। ओके, देन लर्निंग डिसेबिलिटी अचीवमेंट से रिलेटेड जो पोटेंशियल है आपका वो पूरा नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो अचीवमेंट पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। ये कोई बीमारी नहीं है बट इसको आपको चीजें या जो है अलग अलग टैक्टिक्स या फिर अलग अलग जो है मैगजीन्स या अलग अलग आप लगा लो क्या बोलते हैं अपने रेमेडीज को यूज करके, टीचिंग या रेमेडियल क्लासेस का इस्तेमाल करके आप इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। मेंटल रिटार्डेशन बचा जो कि IQ से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो आंसर आपका 3, 1, 4, 2 यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इजी है। सिर्फ एक आधे से भी सोल्व कैसे करना है यूजुअली, मान लो आपको ये पता है कि ADHD में सोशल स्किल वाला पोर्शन होता है तो आपको थर्ड का फोर्थ देखना है। थर्ड का अगर फोर्थ होगा तो ऑटोमेटिकली 2 ऑप्शंस आपके कट आउट हो गए। ये एलिमिनेशन का तरीका होता है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड से चीजें सोल्व करनी आनी चाहिए ताकि अगर एक ऑप्शन भी आपको अच्छे से आता है तो आप कैसे स्मार्टली उसको टैकल करोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये एलिमिनेशन से तो सॉल्व हो रहा था ना, मैं मान रही हूं एक आधी नई चीज ऑब्वियसली रहेगी कुछ एक क्वेश्चंस में, बट स्टिल ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चार्ल्स एस पियर्स, सैंडर्स पियर्स, तो ये नाम हमने सुना हुआ है कि कहां सुना हुआ है, प्रैग्मेटिज्म के फादर हैं भाई, ये करवाए हुए हैं प्रैग्मेटिज्म ने। प्रैग्मेटिज्म पढ़ाते टाइम डिटेल जो क्लास है उसमें करवाया हुआ है इसको। सो बी का फर्स्ट पता होते ही चीजें सॉर्टेड हो गई।
आपको बाकी चीजें ना भी पता हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सेकंड के साथ जा सकते हो आराम से, क्योंकि आप चार्ल्स के ऊपर श्योर हो कि वो प्रैग्मेटिज्म के फादर हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन जो बच्चे आप देख रहे हैं और अगली बार पेपर दे के आएंगे, अपने नोट्स को अपडेट करो इस इंफॉर्मेशन से। यानी कि अब आप ये देखो कि ग्राम्सी ये जो है इनको कहाँ मार्क्सिज्म से रिलेटेड है, तो ये इनके आगे मार्क्सिज्म लिखो, ये अब इनका नाम याद होना चाहिए जो बाकी आ गए। ओके जब हम नेल नोडिंग्स की बात कर रहे हैं तो फेमिनिज्म, जब हम जीन ये लेटर्ड की बात कर रहे हैं तो ये आ गया पोस्ट मॉडर्निज्म। तो अब अगर फर्दर आता है आपके पास तो आपको चार्ल्स के साथ साथ बाकी चीजें भी पता हैं, सो वो चीजें भी हेल्प करेंगी आपका क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। तो इस तरीके से PYQs से आपको अपने नोट्स अपडेट करने हैं। नेक्स्ट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स इन एक्रेडिटेशन the executive committee of NEC had proposed launching of reforms in 2 phases। दो मेजर चीजों में इन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, बाइनरी एक्रेडिटेशन और आपका मेच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल। ये क्वेश्चन डेफिनेटली नया है, हो सकता है आपको नहीं पता होगा, बट ये नया क्वेश्चन अब आपको पता होना चाहिए, और ये उन्हीं 10 क्वेश्चंस में से एक आप लगा लो कि नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो DP सिंह कमेटी, गणेश कमेटी, राधाकृष्णन कमेटी और सुभाष रॉय कमेटी, तो ये डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी है जी, और ये आंसर आपका थर्ड रहेगा। अब एक बार ये नेक से रिलेटेड चीज देखो, नेक आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन तो बाय हैंड पता होनी चाहिए। अच्छा ये नेक जो है वो UGC ने एस्टेब्लिश की 1994 में या 2 में, ये बताइएगा। चलो 1994 या 92, ठीक है। उसमें बेंगलोर नाम, मैं बोलने वाली थी बेंगलोर नाम की जगह पे, सो बेंगलोर में। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ये भी पूछा जा सकता है कभी, हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। 7 पैरामीटर्स के ऊपर ये ग्रेड देती है, A++ इसका हाईएस्ट ग्रेड होता है, और बाकी और ग्रेड के साथ साथ एक हो जाता है नॉन एक्रीडेटेड जो लास्ट ग्रेड रहेगा, ठीक है। 1 से लेके 4 पॉइंट के ऊपर ये CGPA की तरह ग्रेड देती है। ओके सो 3.50 से ऊपर अगर है, 3.51 से लेके 4 तक अगर आपकी ग्रेडिंग है तो वो क्या हो गया, आपका A++ का ग्रेड हो गया। ओके सो ये नेक्स्ट से रिलेटेड कुछ चीजें, ये जो 7 पैरामीटर्स हैं ये कौन से हैं, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको पता हो। अब पॉइंट ये है कि अभी रिसेंट की बात है इसलिए ये चीज हुई, लो यहाँ मैंने मेंशन कर ही दिया। 1994 में जो है बेंगलोर में इसको एस्टेब्लिश किया गया था नेक बाय UGC, सितंबर 1994। सो अब जब जैसे ही NEP 2020 आई है, वहां पे हमने 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में लाना है बाय 2037, ये सेट किया हुआ है, ठीक है। तो जो टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेस्ट तरीके से, मतलब जो वर्ल्ड के बेस्ट हैं उनमें compete करें, ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं। तो हमने क्या किया है, हम एक्रेडिटेशन या रैंकिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें कुछ चेंजेस लाने को, या एक उसमें क्या क्या और बदलाव हो सकते हैं, उसके लिए हमने एक कमेटी बिठाई, डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी। राधाकृष्णन कौन है ये वाले, ये हैं, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं है, ऑब्वियसली ये के राधाकृष्णन है। फॉर्मर चेयरमैन है ये इसरो के, चेयरपर्सन है कि स्टैंडिंग कमेटी के, जो IIT का ये जो बिठाई गई है कमेटी, ये कब बिठाई थी, नवंबर 2022 में। इन्होंने एक्रेडिटेशन से, असेसमेंट से रिलेटेड जो है कुछ एक रिफॉर्म्स की बात की। बहुत बार वही होता है ना कि आपने रिपोर्ट या ड्राफ्ट सबमिट किया, उसमें कुछ चेंजेस हुए, फिर ये चीज हुई, सो वो अल्टीमेटली जाके 16 जनवरी 2024 को जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रेजेंट, धर्मेंद्र प्रधान, उनकी प्रेजेंस में, या उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या, तो 16 जनवरी को एक्सेप्ट किया था। ये रिकमेंडेशंस है इनकी मेन बाइनरी एक्रेडिटेशन, मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड एक्रेडिटेशन और वन नेशन वन डाटा प्लेटफॉर्म। याद रखने वाली चीज क्या है, बाइनरी एक्रेडिटेशन मतलब या तो कोई एक्रेडिटेड है या नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा कि आपने ये A+ है या A++ ऐसे वाला, ग्रेड्स की बजाय आप सिर्फ ये बोलो कि हाँ ठीक है ये नेक के द्वारा एक्रेडिटेड है, ये नहीं है, दैट्स इट। ये दो हम बाइनरी लेवल पे लेके चलेंगे एक्रेडिटेशन को, ना कि बहुत सारे लेवल्स में। ओके देन मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड एक्रेडिटेशन, यानी अब वो जो ग्रेडिंग हमने A++ वाली की थी उसकी जगह पे मैच्योरिटी के बेसिस पे हम लेवल 1 to 5 तक क्या करेंगे, रैंक करेंगे। तो ये रैंकिंग अलग होगी, अदरवाइज बाइनरी फेज में ही हमें क्या करना है, एक्रेडिटेट करना है।
ओके ताकि जो अपने इंस्टीट्यूशन है उनका बार तो हाई लो रहेगा ना, तो वो बार के को मद्देनजर रखते हुए कि वो भी और फोकस करें, इन डेप्थ चीजों में जाएं, सो वो सब चीजों को देखते हुए मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड एक्रेडिटेशन रहेगी। लेवल 1 to 4 जो होंगे वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एक्सीलेंस, इस तरीके से आप उनको नाम देंगे। जो लेवल 5 होगा वो इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एजुकेशन, ये उसका नाम रखा जाएगा। तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कभी आने वाले समय में। ओके तो ये इंफॉर्मेशन एडिशनल आपको याद रखनी है। देन ये जो दोनों चीजें हमने बात की, ये वो हो जाएगा ना कि इसमें हम 3 चीजों पे फोकस कर रहे हैं। हम सिर्फ इनपुट बेस पे नहीं देख रहे हैं, हम प्रोसेस भी देख रहे हैं, हम आउटकम्स भी देख रहे हैं और क्या इंपैक्ट निकल के आया है जो चीजें आपने की हैं। सो इनके ऊपर फोकस करेंगे अब हम, ठीक है। और इन फोकस के साथ साथ मेजरली आप जो है रूरल एरियाज पे फोकस करेंगे। जो रूरल और रिमोट लोकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना उनके ऊपर फोकस करेंगे। तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि किस पे फोकस की बात है, तो स्पेशल फोकस रूरल और रिमोट लोकेशन इंस्टीट्यूशंस पे रहेगा। ओके वन नेशन वन डाटा प्लेटफॉर्म क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कंप्लीट नेशन का एक ही प्लेटफॉर्म पे डाटा आपको देखने को मिलेगा। अप्रूवल, एक्रेडिटेशन, रैंकिंग, तो अलग अलग पर्पस के बेसिस पे आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिल जाए, तो एक ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे होना चाहिए। ओके तो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है नेक की, उन्होंने 104 यानी 104 104 की जो 104 चौथी मीटिंग है उनकी, ठीक है, उस कब हुई थी 27 जनवरी 2024 को, क्योंकि 16 जनवरी को तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो अब नेक वालों ने की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उन्होंने बोला कि हम 2 स्टेजेस में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट स्टेज रहेगी बाइनरी एक्रेडिटेशन की, जिसमें हम पहले जो 4 महीने हैं उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, जो बाइनरी एक्रेडिटेशन है। तो कोई नई एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी प्रेजेंट मेथोडोलॉजी के बेसिस पे। और दूसरा जो है हम क्या करेंगे, जो ये मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल है इसको इंप्लीमेंट करेंगे दिसंबर 2024 तक। ओके तो चूंकि ये अब इंप्लीमेंट भी हो चुका है देखा जाए तो ये जून में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ओके Next question, which of the following Web 2.0 tool is most effective for collaborative learning in e-learning platform? So Web 1.0 से लेके 5.0 तक आपको चीजें बता रखी हैं कि कैसे आप जो है यहाँ से शुरू होके और रीड ओनली चीजों से शुरू होके कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस या बिल्कुल हायर लेवल तक पहुंच गए हैं, ठीक है। सो इसमें पूछा है कि वेब 2.0 का क्या रहेगा, मोस्ट इफेक्टिव कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए क्या प्लेटफॉर्म रहेगा। सो विकी, ब्लॉग, पॉडकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो विकी रहेगा जी सबसे फेमस या मोस्ट इफेक्टिव। ओके तो 1.0 ऑफर रीड ओनली पेजेस। वेब 2.0 एनेबल सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स 2.0 में आ जाएंगी। वेब 3.0 में जो है सिमेंटिक इंटीग्रेशन या डाटा इंटरपोर्टेबिलिटी, ये सही तो बोला ना मैंने, इंटरपरेबिलिटी, ओके, इंटेरोपरेबिलिटी। ओके फॉर वेब 4.0 में जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एंड एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी आ जाएगी। और 5 में ह्यूमन लाइक इंटरफेस या इमोशनल इंटरफेस की हम बात करते हैं। ओके सो ये मेजर चीजें पता हो। वेब 2.0 में सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी आती हैं, ये बात याद रखिएगा। देन है प्रोमिनेंट फीचर ऑफ डिक एंड कैरी मॉडल। डिक एंड कैरी मॉडल सिलेबस में है, पढ़ा रखा है, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये पूछ रहे हैं डिक एंड कैरी मॉडल। अब पॉइंट ये हो जाती है ना कि आपके एग्जैक्ट बिल्कुल सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको सोचना पड़ रहा है। और जहां आपको सोचना पड़ रहा है आपको लग रहा है कि ये तो बहुत डीप लेवल पे आने लग गए हैं। आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद थोड़ा सोचो ना, बैठ के रिफ्लेक्ट बैक तो करो क्या सीखा है उस टॉपिक से, उसको अपने दिमाग में समराइज करने की कोशिश करो, तो चीजें बेटर होंगी, आपको नहीं लगेगा टफ पेपर। ओके सो डिक एंड कैरी का मॉडल ADDI मॉडल से कैसे अलग है। इवैल्यूएशन पे एम्फेसिस करता है, इवैल्यूएशन पे तो ADDI वाला भी करता है, राइट। क्लियर लर्नर एनालिसिस, तो लर्नर को एनालाइज करना, ये A फॉर एनालिसिस था। देन इंक्लूजन ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एट ईच स्टेप, ओके, एंड सीक्वेंशियल एंड लीनियर डिजाइन प्रोसेस, तो सीक्वेंशियल और लीनियर तो ये भी है, ऐसे इसी प्रोसेस में चलेगा। A to E डिक एंड कैरी के भी 10 स्टेप हैं, वो भी उसी प्रोसेस में चलेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही इवैल्यूएशन है, लास्ट में ही हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, बट डिक एंड कैरी में हम फॉर्मेटिव समेटिव दोनों तरीके के इवैल्यूएशन और हर स्टेप पे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो आंसर 3rd हो जाएगा। ओके ना 1848 में
Savitribai Phule along with her husband Jyotiba Phule and Fatima Sheikh ओपन द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल। उस स्कूल का नाम क्या है? तो देखो मुझे एग्जैक्टली तो इसका नाम मुझे कहीं मिला नहीं पर्सनली, मैंने कोशिश की बहुत जगह ढूंढने की। अगर आपको मिला हो तो मुझे बताइएगा कहाँ पे मेंशन है इसका नाम, ठीक है, ऑथेंटिक रेफरेंस क्या है। बट आंसर इन्होंने फूले शिक्षण मंदिर दिया हुआ है, सो क्योंकि बाकी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, तो उस बेसिस पे हम बी के साथ जा सकते हैं फूले के नाम के। बट सावित्रीबाई फूले इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फातिमा शेख इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर है, ये बात आप याद रखिए। ज्योतिबा फूले उस टाइम 21 साल के थे, सावित्रीबाई फूले 17 साल की थी जब उन्होंने स्कूल खोला 1848 में भीडेवाड़ा में। तो ये जगह का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो भीडेवाड़ा पूना में, पुणे नाम की, पुणे मतलब उसमें पुणे में भिडेवाड़ा नाम की जगह पे खोला। और भिडेवाड़ा में भी कैसे, ये जो तात्या साहेब भिडे हैं उनके घर में, उनके रेजिडेंस में इसको खोला गया। तो भिडेवाड़ा ही याद रखते हैं मेजरली। ओके, शेख और सावित्रीबाई जो है उन्होंने ऑब्वियसली टीचिंग करेंगी वो, तो टीचर ट्रेनिंग जो है वो साइंथिया फरार एक अमेरिकन मिशनरी थी अहमदनगर में, वहां से इन्होंने टीचर ट्रेनिंग की, मतलब टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट की है अपनी। तो हो सकता है ये भी कभी पूछ लिया जाए। ओके, सो अगर किसी को ये पता हो कि ये ऑथेंटिकली कहीं ये नाम मेंशन हो, फुले शिक्षण मंदिर, बिकॉज फुले शिक्षण मंदिर डाल रहे हैं तो भोपाल में दिखा रहा है एक जगह, बट भोपाल वाली तो नहीं चलेगी। 1848 में तो सबसे पहला तो भिडेवाड़ा ही में खुला था, और भिडेवाड़ा वाले स्कूल का नाम एग्जैक्टली कहीं मेंशन नहीं है, सो इसलिए बताइएगा किसी को पता हो तो। नीड्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड, तो करिकुलम डेवलपमेंट की नीड्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, यानी स्पोर्ट्स या गेम्स, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कल्चरल एक्टिविटीज या प्रॉपर यूज ऑफ टाइम। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, आप देखो ऑप्शन में 2 ही हैं, यानी 4 में से 2 ही सिलेक्ट करने, ये तो क्लियर है। ओके, तो हमें अब प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली करिकुलम डेवलपमेंट में हम स्पोर्ट्स, गेम सब चीजों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन प्रायोरिटाइज बेस अगर हम करना शुरू करेंगे प्रायोरिटाइज, तो फिर इनमें से 2 कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगे जो करिकुलम डेवलपमेंट की नीड में इंक्लूडेड रहेंगे। ओके, सो प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, ये तो डेफिनेटली रहेगा, हमें टाइम यूज करना है, ठीक है। और नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज होगी तभी तो आप बेटर चीजें कर पाओगे। सो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और प्रॉपर यूज ऑफ टाइम जो है वो आपका आंसर होगा, बी एंड डी। ओके, स्पोर्ट्स एंड गेम्स या कल्चरल एक्टिविटीज वो एक्स्ट्रा करिकुलम में आ जाएंगे एक तरीके से, तो हम बी और डी के साथ जाएंगे यहाँ। ये क्वेश्चन नया था जी डेफिनेटली, तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा जो नया होगा, जो आपको ना पता हो, ठीक है। एथनोग्राफी, इथोलॉजी, इथनो मेथडोलॉजी या फिर फिनोमिनोलॉजी। तो फिनोमिनोलॉजी तो हमने पढ़ा हुआ है, एथनोग्राफी भी पढ़ा हुआ है, सो क्या कुछ समझ आएगा क्या हम इसमें ये, क्योंकि इथोलॉजी और एथनो मेथडोलॉजी आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, बट क्वेश्चंस ये जो यहाँ की क्वेश्चंस दे रखे ना, इनके बेसिस पे क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। सो हाउ डू द ओरिजिन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कल्चर ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज कंपेयर टू वन अनदर। तो ये चीज हम कहाँ पे, किस अप्रोच के साथ स्टडी करेंगे। Then what is the experience of an activity or concept from these particular participants perspective? So participant के perspective से आप किसी particular activity या concept जो बना है उसके experience के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। How do people make sense of their everyday activities in order to behave in socially accepted ways? And what are the cultural patterns and perspectives of this group in its natural setting? Ethnography, natural setting, answer 4th। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, रुको पूरा सोल्व करेंगे। ओके, ये 2 ऑप्शन थे, मुझे एकदम से लगा कि ये एक इससे ही सोल्व हो गया, बट नहीं, चलो ठीक है, ये समझ आया। देन फिनोमिनोलॉजी, हमने फिनोमिनोलॉजी भी तो पढ़ा हुआ है, डी वाला, वो तो इन्होंने ऑलरेडी बता दिया, सेकंड होगा। ओके, ये ठीक है। अब बचे 2 ऑप्शन, एथनो मेथडोलॉजी और इथोलॉजी। इथोलॉजी यूजुअली मतलब वो होता है ना, अलग अलग सोसाइटीज को, अलग अलग चीजों को पढ़ने या देखने से रिलेटेड है। ओके, सो वो आपका ऑप्शन ए रहेगा। यूजुअली इथोलॉजी हम जूलॉजी का एक पार्ट मान लेते हैं कि हम अलग अलग जो है स्पीशीज को, अलग अलग जगह को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं बायोलॉजिकली। एथनो मेथडोलॉजी की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd, यानी हाउ डू पीपल मेक सेंस ऑफ देयर एवरीडे एक्टिविटीज, जब सोशली एक्सेप्टेड की बात आती है, ठीक है। सो ये आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा जी। बाकी यहाँ ये वाला सिर्फ सोल्व नहीं हुआ एक ऑप्शन को देखते हुए, अदरवाइज मोस्टली मैच द फॉलोइंग आपके सोल्व हो जाते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन लगा लो, ये उन 10 में से दूसरा क्वेश्चन लगा लो जो अब तक हमने देखा कि अच्छा कुछ अलग है थोड़ा सा।
राइट द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर इन ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में आपको सैम्पलिंग प्रोसीजर के स्टेप्स लिखने हैं। तो आप प्रिपेयर करोगे सैम्पलिंग फ्रेम, अप्लाइंग द सैम्पलिंग टेक्निक, एडमिनिस्टर द टूल, डिफाइन द यूनिवर्स टू बी स्टडीड। तो पहले तो आप डिफाइन करोगे ना जो चीज आपने पढ़नी है या जो चीज रेडी करनी है, ठीक है, स्टडी करनी है। सो डी पहले पे रहेगा, डी पहले पे रहेगा, तो दो ऑप्शन तो आपके कट आउट हो गए, ठीक है। तो आप पहले डिफाइन कर रहे हो यूनिवर्स को, उसके बेसिस पे फिर आप क्या कर रहे हो, सैंपल प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये तो यहां हो गया। अब सैंपल प्रिपरेशन के बाद आप सैंपलिंग टेक्निक अप्लाई करोगे या टूल एडमिनिस्टर करोगे। तो पहले आप सैंपलिंग टेक्निक अप्लाई करोगे, देन टूल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। ओके। एज पर NEP 2020 नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, सो NETF, ये किसी तो मैंने रिसेंटली किसी पेपर में करवाया था, आई डोंट नो UPSC के में था या किस में था, कि NETF जो है वो कहाँ मेंशन है। तो वो NEP 2020 में मेंशन है, ये तो हमें पता चल गया अब, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं NETF के। सो एनविजन स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट एरियाज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शंस for research and innovation, establish a state of art technology center in Gujarat, provide independent evidence based advice to center and state government on technology based intervention, या फिर allocate करेंगे research projects in field of educational technology from 2026। तो देखो मैंने आपको पूरी NEP करवा रखी है। दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर ऐसा कोई टारगेट होता तो वो आपको बता रखा होता कि भाई ये टारगेट दे रखा है, ये याद रखना, ठीक है। तो वो चीज तो नहीं है, यानी आपका ई गलत हो गया। पर्टिकुलरली हमने ऐसी भी कोई बात नहीं की कि हम कोई टेक्नोलॉजी सेंटर खोलेंगे गुजरात में या ऐसा कुछ, पूरे देश की NEP है तो उसकी बात हो रही है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। सो टेक्निकली दो ऑप्शन आपके एमिट आउट हो गए, ठीक है। जब दो आउट हो गए C और E, तो बचा क्या, A B और D बचा। तो A B और D सेकंड, ये आंसर हो गया आपका। अब मैं NETF के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सो NETF की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। सो बेसिकली फोरम यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही आप लगा लो, तो एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के लिए यूज किया जा रहा है, दैट्स इट, ठीक है, ताकि आपकी लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन हर एक चीज एनहेंस हो सके। स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों लेवल पे ये है। एम क्या है NETF का, ताकि ये डिसीजन मेकिंग, ये फैसिलिटेट करेगा डिसीजन मेकिंग, इंडक्शन, डिप्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी यूज, या किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फर्दर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मेन फंक्शंस क्या है, ये इंडिपेंडेंट एविडेंस बेस्ड एडवाइस देगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन में, ठीक है। तो ये एडवाइस देगा, एडवाइजरी बॉडी की तरह लगा लो आप, ऑटोनोमस बॉडी है ये, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी। देन है बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो सारी चीजें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अराउंड ही रिवॉल्व करती हुई नजर आएंगी। इन एनविजन स्ट्रैटेजिक थर्स्ट एरियाज इन दिस डोमेन, तो टेक्नोलॉजी वाले डोमेन में और चीजें बताएगा। आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शंस फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, क्योंकि रिसर्च और इनोवेशन में भी हम टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड नई डायरेक्शंस ये प्रोवाइड करेगा। ओके उसके अलावा ये जो है टू रिमेन रेलेवेंट इन फास्ट चेंजिंग फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मेंटेन करेगा कि डाटा, ऑथेंटिक डाटा का इनफ्लो हो मल्टीपल सोर्सेज से, ताकि बेटर डाटा रिसर्चर्स तक, बाकी लोगों तक पहुंच पाए। एक डाइवर्स सेट ऑफ रिसर्चर्स होंगे, डाइवर्स सेट ऑफ डाटा होगा, तो वो बेटर तरीके से जो है आप एनालाइज कर पाओगे। ओके, टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ वाइब्रेंट बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस, NETF विल ऑर्गेनाइज मल्टीपल रीजनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप, तो ये बाकी चीजें भी कंडक्ट करवाने की कोशिश करेगा ताकि टेक्नोलॉजी से आप जुड़े रहें, ठीक है। तो ये NETF के बारे में 2-3 इंफॉर्मेशन है। कोई यहाँ पे टारगेट सेट नहीं कर रखा है, कोई गुजरात या कहाँ पे हम आर्ट सेंटर खोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, मास्टरी लर्निंग, साइमुलेशन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो आपको ये तो पता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन BF स्किनर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सेकंड तो ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, अगर फर्स्ट का सेकंड है तो आपका ऑटोमेटिकली दो ऑप्शंस कट आउट हो गए। मास्टरी लर्निंग, ब्लूम की मास्टरी लर्निंग की थियरी है, बता रखा है आपको कई बार। सो ब्लूम की, बेंजामिन ब्लूम की मास्टरी लर्निंग की थियरी है, तो बी का फर्स्ट हो गया आंसर, आपका यहीं से सोल्व हो गया, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, साइमुलेशन कार्ल स्मिथ और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का नाम रिलेटेड है टॉम गुड से। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन ऐड हो गई हैं, आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है जी।
विच स्टेटमेंट्स डिफाइन एजुकेशनल फाइनेंस एट मैक्रो एंड माइक्रो लेवल। तो माइक्रो मैक्रो लेवल पढ़ा रखे हैं आपको, मतलब क्या होता है। सो देखते हैं सोल्व कर पाएंगे या नहीं। मैक्रो फाइनेंस इज फ्रेम्ड फॉर द नीड्स यूज्ड ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तक तो ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री स्मॉल बिजनेस यूनिट दे दिया। भले ही आपने स्मॉल वर्ड लगा दिया, लेकिन स्मॉल लेवल पे तो नहीं है ना, इंडस्ट्री का लेवल तो बड़ा ही हो गया कंपैरेटिवली। तो ये तो गलत है जी, ये मैक्रो, अच्छा एक सेकंड रुको, मैक्रो है ना, माइक्रो नहीं है। तो मैक्रो इंडिविजुअल के लिए नहीं है जी, ठीक है, इंडिविजुअल या स्मॉल चीजों के लिए नहीं है। ओके, मैक्रो फाइनेंस इंक्लूड्स ड्राफ्टिंग पॉलिसीज, सब्सिडीज, मल्टी ईयर एक्सपेंशन प्लान्स। ये ठीक है, थोड़े बड़े लेवल पे चीजें हो रही है। ओके, द मेन एम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज टू हेल्प इकोनॉमी ग्रो एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो माइक्रो मैक्रो दोनों का ही मेन एम तो यही होता है। मैक्रो फाइनेंस हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन होल इकोनॉमी, बल्कि इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन होल पॉपुलेशन। ओके, यानी लोगों पे, इंडिविजुअल पे इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली किसी के पैसे नहीं जा रहे हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, और इकोनॉमी पे डायरेक्ट, ये बात भी ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इज एन एंडलेस एक्टिविटी। एंडलेस तो है देखा जाए तो। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, बस हमें पता है बी तो गलत होगा फॉर श्योर, ये लो, सॉरी बी नहीं, ए गलत होगा, बी तो ठीक है, बी ठीक है, ए गलत होगा। अगर ए गलत हुआ तो ये दोनों ऑप्शन कट आउट, बी डी या बी सी डी। तो बी सी डी ठीक है, ई का इन्होंने ऑप्शन में इंक्लूड नहीं किया, अदरवाइज एंडलेस एक्टिविटी है ये। माइक्रो फाइनेंस छोटे छोटे लेवल पे चलता ही रहता है। ओके, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, इनकाउंटर्स प्रॉब्लम्स इन। यानी जब आप ह्यूमन कैपेबिलिटीज को या ह्यूमन पर्सनालिटी को, ह्यूमन इंटरेस्ट को जब आप मेजर करने की कोशिश करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आपको। तो क्या इन चीजों में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, वो पूछा है। तो जो आएगी वो वाले पूछे हैं। सिलेक्टिंग एट्रीब्यूट ऑफ वेरिएबल, सो एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना। देन आपका डेवलपिंग एजुकेशनल टेस्ट और डिवाइस, तो वो डिवाइस को बनाना एक्चुअली, या उस टेस्ट को बनाना जो ह्यूमन एबिलिटीज को मेजर करेगा। क्वांटिफाई करना एट्रीब्यूट को, ऑब्वियसली मुश्किल आएगी आपको, यानी पहले तो आप एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, फिर टेस्ट बनाने में, फिर उसको क्वांटिफाई करने में, क्योंकि क्वालिटेटिव नेचर है ना उस चीज का जो हम कर रहे हैं नोट डाउन। डिटरमाइनिंग ऑपरेशंस टू आइसोलेट द एट्रीब्यूट, अब उस एट्रीब्यूट को आइसोलेट करने के लिए, हाँ स्टैंडर्ड स्कोर हम बना लेंगे, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, स्टैंडर्ड स्कोर बन जाएंगे, तो ई नहीं आएगा, बाकी चारों ऑप्शन जो है वो आएंगे डेफिनेटली। ओके, सो ए बी सी डी आएंगे, तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा जी। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन रिवर्स क्रोनोलॉजी। रिवर्स नहीं देखा होगा तो हो सकता है गलत करके आए हो। ओके, ये सारी नाम सुने हुए, कोई एक भी नाम नहीं है जो अलग हो। कोठारी कमीशन 1964 टू 66, कमीशन ऑन टीचर्स 1983 टू 85, डीपी चट्टोपाध्याय वाला। जेएस वर्मा कमेटी 2012, इनकी रिपोर्ट आई थी। नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में बना था, बट हम 2007 लेके चलते हैं, उस टाइम पे रिपोर्ट का चक्कर था इसका। राधाकृष्णन कमीशन 1948, तो इन्होंने बोला रिवर्स यानी उल्टा, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, जस्टिस वर्मा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, नेशनल नॉलेज कमीशन आ जाएगा, फिर आपका टीचर कमीशन आ जाएगा, फिर आपका कोठारी कमीशन आ जाएगा, फिर राधाकृष्णन। तो देखो ऐसा कुछ है क्या, सी डी ए बी ई, यानी फोर्थ ऑप्शन। ओके, दैट्स इट इंफॉर्मेशन। Teachers and counselors are often interested in using tests to determine their students' strengths and weaknesses, the areas where they are doing well and those where they are doing poorly. Okay, तो टीचर या काउंसलर जो है वो ऑफन ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड होते हैं ये टेस्ट करने में कि बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, वो कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे अच्छा नहीं कर रहे हैं। सो कौन सा टेस्ट जो है इस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, फॉर्मेटिव, अचीवमेंट, समेटिव या क्राइटेरिया रेफरेंस्ड आएगा। वैसे तो ये क्राइटेरिया रेफरेंस्ड। ओके, तो समेटिव तो एंड टर्म के लिए होता है जी, वो तो नहीं कर रहे, हमें तो ये देखना है बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है ताकि हम उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस पता कर सके और फर्दर ठीक भी कर सके उन चीजों को। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो है अपना बढ़िया आंसर रहेगा। ओके, फॉर्मेटिव में फीडबैक का ऑप्शन रहता है। Which of the following statements are true about hypothesis? तो hypothesis से related कौन सी term statement सही हैं? A good hypothesis is based on sound reasoning that is consistent with theory or previous research. ठीक है. A deductive hypothesis is a generalization based on specific observations. हम डिडक्टिव में क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, यानी जनरलाइज्ड चीज से बेसिकली इट इज अ डिडक्टिव हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन जनरल ऑब्जर्वेशन। सो वो चीज, तो जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हो आप, तो ये उल्टा लिख दिया जी।
10th grade biology students who are instructed using interactive media, multimedia achieve at a higher level than those who receive regular instructions only. तो ये किस तरीके की हाइपोथेसिस है? डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है? क्लियर कट डायरेक्शनल नहीं नजर आ रही आपको ये? इन्होंने बोल दिया कि 10th ग्रेड के बायोलॉजी के बच्चे जिन्होंने इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया से जिनको इंस्ट्रक्शंस दी थी वो बेटर रिजल्ट्स लेके आए हैं एज कंपैरिजन जिनको रेगुलर इंस्ट्रक्शंस मिली थी. सो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, ना कि नॉन डायरेक्शनल. Okay, qualitative researchers may develop guiding hypothesis for the proposed research. Qualitative researchers may develop guiding hypothesis for the proposed research. तो हाँ, क्वालिटेटिव वाले एग्जैक्ट हाइपोथेसिस देने से बचते हैं क्योंकि वहां पे क्वांटिफिकेशन नहीं होता है ऑलरेडी. सो क्वालिटेटिव नेचर जब आ गया तो डायनेमिक नेचर आ गया चीज का, और वो डायनेमिक नेचर में हम एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकते. तो गाइडिंग हाइपोथेसिस साउंड्स ओके. ओके, तो ठीक है. कौन से 2 ऑप्शन गलत है अपने, तो ए और डी बचा. ए और डी यानी फोर्थ. ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन. मार्केट इकोनॉमी, ये भी एक आपको थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग सकता है लेकिन सोल्व हो जाएगा ये किसी न किसी तरीके से. मार्केट इकोनॉमी, सर्विस ऑफ अ टीचर, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और पॉजिटिव इकोनॉमी. तो देखो, स्किल, पढ़ाना एक स्किल है ना, प्रोफेशन है. तो सर्विस ऑफ अ टीचर स्किल से रिलेटेड हो गया, यानी बी का आएगा थर्ड. यहां पे ही आपके 2 ऑप्शंस कट आउट हो गए. ओके, अब आप देखो सेकंड का, ये फर्स्ट तो दोनों ही नहीं दी. फर्स्ट का फर्स्ट यानी मार्केट इकोनॉमी, ठीक बोला ना, मार्केट इकोनॉमी गवर्नमेंट, रुको 2 नहीं भाई, 1 और 4, सॉरी. थर्ड आ गया तो ये दोनों कट आउट. अब ये बचा, अब फर्स्ट का फर्स्ट है या फोर्थ है. अब आपको बाकी किसी का भी एक का भी समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. ठीक है, अब मार्केट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगी या नहीं, या सेंट्रली प्लान, सेंट्रल लेवल पे जो प्लानिंग हो रही है वो होनी चाहिए ना गवर्नमेंट कंट्रोल्ड. तो आपका आंसर थर्ड नहीं होना चाहिए, राइट. तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड आ गई. पॉजिटिव इकोनॉमी जो है वो आपकी क्या आ गई, फंक्शनिंग ऑफ अ मैकेनिज्म. और आपके ये मार्केट इकोनॉमी जो है वो प्राइवेट कंट्रोल. ओके. Jurisprudential inquiry model requires a fair amount of teacher-directed activity and directed instruction. Component activities of the model include. ये क्वेश्चन थोड़ा नया हो सकता है बट सोल्व करने की कोशिश हो सकती है. इसमें भी हम डिस्कवरी रिसर्च उस तरफ थोड़ा सा फोकस हमारा रहता है. सो फैक्ट्स अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स, फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग सोशल इश्यूज, कॉम्पिटेंस इन सोशल डायलॉग, कंफर्ट इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन और एनालाइजिंग पर्सनल वैल्यूज एंड बिहेवियर. तो आप देखो 3 जगह पे सोशल लेवल की बात हो रही है, बाकी 2 जगह पे नहीं हो रही है. ठीक है, सो आपको ए, बी और सी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए. ठीक है, यानी ये सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको एनालाइज करना, सोशल इश्यूज को एक फ्रेमवर्क रेडी करना एनालाइज करने के लिए, और सोशल डायलॉग में कॉम्पिटेंट होना. तो ये जो है कंपोनेंट्स रहेंगे इस मॉडल के. ओके. Which of the following statements are correct about Taylorism? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसको, सही बात है. इनिशियल नेम जो है इस अप्रोच के लिए वो शॉप मैनेजमेंट था, उससे हम टेलरिज्म या साइंटिफिक मैनेजमेंट पे पहुंचे हैं. थियरी वाज डेवलप्ड इनिशियली विद इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. हमें पता है कि इस तरीके की सारी थियरीज मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट लेवल पे ज्यादा थी, जो हम एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं. ओके, सो फर्स्ट देखो, ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि फर्स्ट हमारा सही है. अगर फर्स्ट सही है तो ये 2, दूसरा और तीसरा ऑप्शन कट आउट हो गया. अब बचा ए बी सी और ए सी डी, यानी सी भी सही है. तो बी और डी में से तो क्या ये सैमुअल टाइलर थे या कोई और नाम था इनका? सो ये फ्रेडरिक विंस्लो थे, विंस्लो टेलर. ओके, तो आंसर आपका ए, बी और सी सही हो जाएगा, डी वाला गलत है जी. ओके. A national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education for children up to the age of 8 will be developed by. तो कौन रेडी करेगा इसको? DPEP. तो ये तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, ये तो 1994 में आया था, तो इसका तो लेना देना ही नहीं है. एनसीटीई टीचर एजुकेशन के लिए, तो ये भी चाइल्डहुड केयर में क्या करेगा? एनसीईआरटी या एससीईआरटी, तो देखो नेशनल लेवल पे प्रोग्राम है या ये आपका फ्रेमवर्क है, तो एनसीईआरटी रेडी करेगी. नेशनल लेवल पे तो एससीईआरटी का काम ही नहीं है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफन अवॉइड स्टेटिंग हाइपोथेसिस बिफोर डाटा आर कलेक्टेड. हाँ,
ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्वालिटेटिव, हम गाइडिंग हाइपोथेसिस रखते हैं इसमें। ओके, अ पॉजिटिविस्ट बिलीव्स दैट क्वालिटीज ऑफ नेचुरल फिनोमिना मस्ट बी वेरीफाइड बाय एविडेंस आफ्टर कंसीडरिंग देम एज नॉलेज। पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट या पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका एक्सप्लिसिटली पेपर 1 में मेंशन है, तो पेपर 1 में पढ़ा रखा है तो ऑब्वियसली हेल्पफुल होना चाहिए, ये भी आपका सोल्व होना चाहिए ना यहाँ से। सो ये गलत है जी। Then the quantitative framework in educational research involves the application of scientific method to try to answer questions about education। तो ठीक है, quantitative framework जो होता है वो कोशिश करेगा scientific method की हेल्प से क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजुअली टेस्ट अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, क्वालिटेटिव रिसर्च एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को नहीं करता, वो गाइडिंग हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। ओके, तो आंसर आपका सेकंड होगा जो सही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिविस्ट जो है वो ओनली वैलिड नॉलेज उसको मानते हैं जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे आपने गेन की है, और ये चीज मैंने पेपर 1 में जब करवाए थे सारी क्लासेस उस टाइम पे करवा रखा है। ओके, देन है जी सालामेनेका स्टेटमेंट, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। नेशनल पॉलिसी आई है जी 2006 में, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया है 1995 और राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आया है 2016 में। ओके, देन रिहेबिलिटेशन काउंसिल 1992 या 94, ये दो ऑप्शन, तो हो सकता है आप यहाँ कंफ्यूज हो जाए, तो एक बार देख लें सी और डी में सेकंड और थर्ड, सी का सेकंड और थर्ड यहीं से सोल्व हो गया आपका, यानी आपका सिर्फ सेकंड, आपको ये तो पता ही है ना पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया है, तो इससे भी सोल्व हो रहा है आपका क्वेश्चन। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, सालामेनेका स्टेटमेंट 1994, रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ एक्ट जो है आपका 1992 आरसीआई एक्ट। ओके, Principles of designing in-service teacher education programs as per NCFTE 2009 include, तो वो क्या क्या इंक्लूड करेगी जब इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को डिजाइन करने की बात आती है। तो आप इन सर्विस ड्यूरिंग द सर्विस बात कर रहे हो, आप उनको कंटेंट या पेडागोजिक अप्रोच डेफिनेटली रहेगा, आप उनको बता रहे हो कैसे पढ़ाना है, क्या चीजें, क्या अपडेशन है वो चीज, एजुकेशनल अटेनमेंट अप्रोच, स्ट्रक्चरल स्पेस अप्रोच, या फिर एड्रेसिंग टीचर्स एज लर्नर्स, तो आप एड्रेस तो कर रहे हो टीचर्स को लर्नर की तरह, आंसर आपका यही रहेगा। ऑल्दो उन्होंने स्ट्रक्चरल स्पेस की बात की है बट स्ट्रक्चरल स्पेस अप्रोच स्पेसिफिकली वहां पे कहीं मेंशन नहीं है, तो आंसर आपका ए और डी आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज जो आप याद रख सकते हो जिससे रिलेटेड आपका फर्दर एक क्वेश्चन आई है, मैं सोच रही थी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जब मैंने आगे पेपर देखा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है। ओके, तो लेआउट ऑफ अ करिकुलम, जब टीचर एजुकेशन की बात आती है तो 3 ब्रॉड करिकुलर एरियाज की हम बात करते हैं, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड पेडागोजी और स्कूल इंटर्नशिप। ओके, तो ये तीनों ऑप्शंस भी आपको पता हो कि 3 ब्रॉड करिकुलर एरियाज कौन से हैं जब हम टीचर एजुकेशन की बात करें। ओके, Swami Vivekanand in his famous speech in Chicago 1893 conceptualized universal acceptance होनी चाहिए। अब यहां से वो जो स्पीच है उनकी, इस फॉलोइंग स्टेटमेंट से उनकी जो रिलीजन और ह्यूमन नेचर को लेके फिलोसफी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी इज टू सी द डिवाइनिटी इन इट्स वन सेल्फ एंड इन अदर्स, यानी खुद में और दूसरों में भगवान देखना, यही अल्टीमेट गोल है ह्यूमन सर्विस का। ऑल रिलीजन्स आर मियरली पाथ टू द सेम ट्रुथ, वन मस्ट ट्रांसेंड रिलीजियस डोगमा टू रियलाइज द अवेयरनेस ऑफ ऑल, यानी सारे के सारे रिलीजन्स जो हैं वो एक ही पाथ पे, आपको लास्ट में एंड गोल उनका वही है, और हमें रिलीजियस डोगमा से या रिलीजन वाली चीजों से ऊपर उठ के इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, ऊपर उठना पड़ेगा इस चीज की अवेयरनेस के लिए। ओके, द ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज रेन्यूशिएशन फ्रॉम ऑल वर्ल्डली अफेयर्स, तो वर्ल्डली अफेयर्स से बिल्कुल हट जाओ आप, दैट इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी। Every human is an embodiment and manifestation of divine and thus all forms of worship are equally valid। ठीक है, इक्वली वैलिड हैं, बट हम क्या चाह रहे हैं, रिलीजन और ह्यूमन नेचर से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो वो ह्यूमन नेचर वाली बात यहाँ ज्यादा आती है कि सब लोग एक ही पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट सबका एक ही है, तो हमें रिलीजियस डोगमा से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। ओके, अवेयरनेस हमें चाहिए होगी उस चीज से रिलेटेड।
इंक्लूसिव करिकुलम का क्या मतलब है? सेपरेट करिकुलम सबके लिए, वन करिकुलम सबके लिए, सेपरेट करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, या फिर फ्लेक्सिबल करिकुलम। तो इसका इन्होंने वही आंसर दिया था जो हमने डिस्कस भी किया था कि इसको चैलेंज किया जाए नहीं किया जाए, किया भी था, तो इसका आंसर इन्होंने चेंज नहीं किया है, वन करिकुलम फॉर ऑल। ये जो है बात है इंक्लूसिव यानी सबको इंक्लूड करना, तो बहुत ब्रॉड लेवल पे पूछा गया है, तो आंसर बी भी सही है जी। First written examination to test spelling achievement of students was used by, ये क्वेश्चन नया है डेफिनेटली, इसको आप ध्यान रखेंगे आगे के लिए। जोसेफ एम राइस इसका आंसर रहेगा। 1897 में जोसेफ राइस ने फर्स्ट यूनिफॉर्म रिटन एग्जाम जो है स्पेलिंग अचीवमेंट को टेस्ट करने, अचीवमेंट आएगा, स्पेलिंग ठीक कीजिएगा इसकी, स्पेलिंग अचीवमेंट टेस्ट जो है वो यहाँ पे रखा था बोस्टन के पब्लिक स्कूल्स में। उन्होंने यहाँ पे बोला कि जितना हम वो होता है ना डिवोट करते हैं टाइम स्पेलिंग्स को ठीक कराने में, स्पेलिंग ड्रिल में, तो उसकी बजाय हम क्या, वो अचीवमेंट से रिलेटेड नहीं है, स्पेलिंग ड्रिल्स वाज नॉट रिलेटेड टू अचीवमेंट इन स्पेलिंग, तो वो टाइम वहां देने की बजाय उस टाइम में आप साइंस पढ़ा सकते हो। सो बेसिकली ये स्टडी किस चीज से रिलेटेड थी? करिकुलम से रिलेटेड, डिसीजन आप कैसे लोगे, कहाँ कितना टाइम किसको डिवोट किया जाना चाहिए, उससे रिलेटेड थी। फोर बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स आइडेंटिफाइड बाय बिल रेडिन, तो रेडिन का 3D मॉडल या डायमेंशन 3 डायमेंशनल मॉडल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आंसर क्या रहेगा बताइएगा? टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, M1 M2 M3 M4, DMAIC, DMADV, या फिर और आएगा ये, और POSD CORB, ठीक है। रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड, सेपरेटेड, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू फ्रूडियन, फ्रूड का बेसिकली, ठीक है, फ्रूडियन psychoanalytical approach, okay. It refers to the raw, unorganized, inherited part of personality, okay. Superego has two subparts, conscience and ego ideal. Ego defense mechanisms have adaptive values. Superego helps to control ego impulses, नहीं, ego impulses को control ego defense mechanisms करते हैं, ठीक है। तो सुपर ईगो हेल्प नहीं करता है उसमें मेजरली, और ये चीज ठीक है बिल्कुल। दूसरी भी ठीक है कि दो सब पार्ट होते हैं, कॉन्शियस होती है, आइडियल होता है, और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है वो अडेप्टिव वैल्यू के होते हैं, आप उनको अडेप्ट करते हो, तो ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं। फोर्थ ऑप्शन गलत है जी अपना, तो हमसे नोट ही पूछा था, नॉट रिलेटेड टू, जो फ्रूड की साइको एनालिटिक अप्रोच से रिलेटेड नहीं है, ओके। इज ईगो, सुपर ईगो, उसके अलावा फ्रूड के जो वो होते हैं ना क्या बोलते हैं 5 स्टेजेस, उन्होंने उसमें भी तो दिए हैं, डेवलपमेंट में भी तो दी हैं, ओरल, एनल, और क्या था, लेटेंसी, जेनाइटल, यही थे ना, और लास्ट क्या थी? एक और भी तो थी, लास्ट बताना, ठीक है। Nalanda University was first established during Gupta regime. It was a known Jain center of learning, Vedic center of learning, बुद्धिस्ट या सामख्य, तो ये क्वेश्चन भी इजी है, करवा रखा है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज में, आंसर थर्ड हो जाएगा, ओके। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंट्रल लिस्ट, यहीं से समझ आ जाना चाहिए आपको, आगे की चीजें तो शायद पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। फर्स्ट ऑप्शन गलत है जी, और अगर फर्स्ट ऑप्शन गलत है ना तो आपके ये थर्ड आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस में ए ऑप्शन है। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेट लिस्ट में था, ये बात 1000 बार बता चुकी हूं मैं पढ़ाते हुए, ठीक है। एजुकेशन, इनफैक्ट ये बात तो मैं PYQs करवाते हुए भी बता चुकी हूँ कई बार। तो आगे की चीजें आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप ये देखो, सिर्फ बी और ई आंसर होएगा, बी और ई, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन का काम भी कर सकता है, ओके। ये गवर्नमेंट ये 6% स्पेंड नहीं करती है, गलत है ये चीज, 6% का टारगेट रहता है, बट हमेशा उससे कम ही होता है, अराउंड अभी के लिए 4.2 समथिंग परसेंटेज है, ओके। आंसर थर्ड। जॉब एप्लीकेशन पोर्टफोलियो इज, तो जॉब एप्लीकेशन के लिए जब आप पोर्टफोलियो दे रहे हैं, दैट इज फिनिश्ड पोर्टफोलियो, डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो, प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, या वर्किंग पोर्टफोलियो। तो ये आंसर ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा नया हो, ये रहेगा जी फिनिश्ड पोर्टफोलियो। फिनिश्ड पोर्टफोलियो होगा जो आपने कंप्लीट कर लिए है ना काम, वो आपने पोर्टफोलियो में डाल रखे। इट्स लाइक मैंने ये किया है, यहाँ जॉब की थी, ये चीजें हैं, तो वो पोर्टफोलियो आप प्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है। सो वो जो आपने कंप्लीटेड कलेक्शन ऑफ
वर्क है आपका। ओके बाकी बचे हुए का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो रहेगा जब आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस को। सो जो चीज आप कंपाइल कर रहे हो पोर्टफोलियो के रूप में विद द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द एक्सपीरियंस, सो वो चीज क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियो। प्रोग्रेस पोर्टफोलियो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आप ग्रोथ देखने के लिए यूज कर रहे हो वो प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। और वर्किंग पोर्टफोलियो जो आपके बेस्ट वर्क का कलेक्शन है, ठीक है, जो आप क्या अपनी स्किल्स अपना एक्सपीरियंस सारी चीजें शो करना चाह रहे हो वो वर्किंग पोर्टफोलियो में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन करिकुलर एरियाज एज पर एनसीएफटीई 2009 आर, यही मैंने ऊपर बताया था कि देखो एनसीएफटी से रिलेटेड वो इन सर्विस में डिजाइन पूछा था ना, वहां पे बताई थी ये इन्फॉर्मेशन। मेन कौन कौन से करिकुलर एरियाज हैं, तो 3 ब्रॉड करिकुलर एरियाज हैं, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजी, फाउंडेशंस एंड आपका ये बीसीडी है क्या है ऑप्शन में, या एसीडी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं, करिकुलम एंड पेडागोजी, ठीक है, आंसर एसीडी हो जाएगा। ओके फिलोसफी, ये क्वेश्चन भी नया है जी आपके लिए। philosophical model of teaching comprising insight, impression and rule are propounded by, तो इस यहाँ से आपको 3 इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल रही हैं कि इंसाइट मॉडल प्लेटो ने दिया है, देन आपका ये इंप्रेशन मॉडल लोक ने दिया है और रूल मॉडल कांत ने दिया है। ओके इन तीनों को कंबाइन करके एक तरीके से समराइज्ड वे में ब्रीफ में डिस्क्राइब किया फिलोसॉफिकल मॉडल ऑफ टीचिंग में, जो कि किसने दिया, ये नाम नया है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इजराइल शेफलर। Okay, which of the following is not true? Segregation is integral, segregation और aggregation, aggregate करना इकट्ठा करना, segregate मतलब अलग अलग करना, तो segregation इंटीग्रल पार्ट है स्पेशल एजुकेशन का। तो ये बात तो सही है कि जब आपने स्पेशल एजुकेशन बोला है तो आप अलग अलग कर रहे हो, सेग्रीगेट कर रहे हो बच्चों को। इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोवाइड्स पार्शियल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन, ये बात भी सही है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या करती है, कुछ कुछ क्लासेस में आपको साथ बिठा देगी, कुछ कुछ में जहां जरूरत है वहां रिसोर्स रूम में भेज देगी। ओके इंक्लूसिव एजुकेशन रिकग्नाइजेज राइट्स बट नॉट रियलाइज ऑल ऑफ देम, नहीं जी रियलाइज भी करते हैं रिकग्नाइज भी करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव है, ये बात सही है, तो गलत कौन सा हो गया, थर्ड, और वही हमसे पूछा है। ओके अरेंज द फॉलोइंग एज पर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल, तो करिकुलम मॉडल कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल के हिसाब से आपको अरेंज करने हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल कॉम्पिटेंसीज, असेसिंग ये क्वेश्चन कहीं तो पहले मैंने करवाया हुआ है, तो ये नया तो नहीं है। ओके कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करना, असेस करना, ऑर्गेनाइज, क्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेल्युएट, तो हमें ये तो पता है इवेल्युएशन सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बोल दिया आइडेंटिफिकेशन, तो ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया आपने, आइडेंटिफाई, और ये वैसे ही कट आउट हो गए दो ई की वजह से। तो बी या सी, यानी आप असेस करोगे या ऑर्गेनाइज करोगे उनको स्पेसिफिक थीम्स में, पहले आप उनको ऑर्गेनाइज करोगे फिर उनको आप क्या करोगे, नहीं रुको रुको भाई, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद बी, सी और ई ऑप्शन में से आप ऑर्गेनाइज करोगे, असेस करोगे या फिर इवेल्युएट करोगे, तो आप इवेल्युएट तो नहीं करोगे, ठीक है, आप असेस कर सकते, नहीं असेस नहीं, ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, देन आप उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करोगे, फिर आप क्या करोगे, असेस करोगे, और असेस करने के बाद आप इवेल्युएट करोगे। थर्ड होना चाहिए आंसर तो, ठीक है थर्ड है। ओके कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडमनेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumption, रैंडम का मतलब ही अलग अलग होता है, ठीक है। सो वाइल इंडिविजुअल इवेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद एक्यूरेसी, एग्रीगेट इवेंट्स कैन, aggregate events cannot be predicted with accuracy, individual events can, individual events cannot be studied with accuracy, जबकि हम aggregate events को कर सकते हैं। sampling errors are not predictable with randomization, so randomness से related है, random जब अलग अलग चीजें आपने कर दी, so individual events जो हैं वो आप क्या नहीं कर सकते, predict नहीं कर सकते, जबकि aggregate events को कर सकते हो। ये assumption के साथ जो है randomness का concept चलेगा। ओके मास्टरी डिसीजंस, एवरेज आईक्यू, एवेल्युएशन ऑफ कैपेसिटी, गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शन, कौन सा किससे रिलेटेड है, तो मास्टरी डिसीजन, मास्टरी लर्निंग, मास्टरी डिसीजन, ये थर्ड क्राइटेरिया रेफरेंस से, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस में एवरेज आईक्यू, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, आपने आईक्यू को एवरेज, बिलो एवरेज किसी से तो रेफरेंस में कंपेयर कर दिया ना, सो बी।
देन आपका इवेल्युएशन ऑफ कैपेसिटी या फिर गाइडिंग फ्यूचर, कैपेसिटी को इवेल्युएट कर रहे हो तो समेटिव और फ्यूचर के लिए गाइड कर रहे हो तो फॉर्मेटिव। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है सेकंड ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सही पूछी है आपसे। ओके, ये क्वेश्चन भी नया है जी, यहां से भी नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। Alfred Adler disagreed with Freud's idea that the cause of human emotionality was unconscious conflicts. So ये बात सही है, एल्फ्रेड एडलर जो है वो फ्रूड के आइडिया से नहीं अग्री करते, डिसअग्री करते हैं। ओके, एरोन डेवलप्ड कॉग्निटिव साइकोथेरेपी, CBT cognitive behavior therapy came into usage around early 1950s. ABC मॉडल में C represents the resultant emotion या बिहेवियर और A represent assimilation। सो ये भी ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, A B D, A B और D। ठीक है, ABC मॉडल में A का मतलब एसिमिलेशन नहीं होता है, C का मतलब यूजुअली कॉन्सिक्वेंसेस से लेके चलते हैं, बट वही रिजल्टेंट इमोशन कॉन्सिक्वेंस का ही मतलब निकल के आया सेम, एंड ये 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, सो एरोन ने डेवलप की कॉग्निटिव साइकोथेरेपी, ये बात याद रखिए। एल्फ्रेड एडलर डिसअग्री करते हैं फ्रूड के आइडिया से। और एबीसी मॉडल, एबीसी मॉडल के बारे में जान लेते हैं। एबीसी मॉडल पर्टिकुलरली अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो हमें समझने में हेल्प करता है इमोशंस, इमोशनल रिस्पॉन्सेज को। ओके, 3 चीजें हैं, ए से एक्टिवेटिंग इवेंट्स, बी से बिलीफ, सी से कॉन्सिक्वेंसेज। एग्जाम्पल से अगर हम समझें, एक्टिवेटिंग इवेंट्स मतलब कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन मान लो हो गई, ठीक है। अब बिलीफ है कि एक्सप्लेनेशन आप रखेंगे उसके लिए, वो बी क्रिएट फॉर व्हाई द सिचुएशन हैपेंड, कि एक कुछ गलत हुआ आपके साथ, अब आप क्यों हुआ उसका बिलीफ आपने बना लिया। कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है कि हमारी जो फीलिंग्स या बिहेवियर है उस एडवर्सिटी के रिस्पॉन्स में वो हमारे बिलीफ्स की वजह से है, कि हमने जो रीजनिंग उसकी बनाई है वो एक रीजन बन गया, उसका बिलीफ बन गया हमारा उस पर्टिकुलर चीज का, या वो जो क्या बोलते हैं हमारा जो रिस्पॉन्स या फीलिंग है किसी भी एडवर्सिटी के लिए वो बिकॉज ऑफ आवर बिलीफ है, ये बात बोल रहे हैं। ओके, RTE एक्ट इजी क्वेश्चन सेकंड, बस इतना ही पता होना चाहिए RTE एक्ट, दैट्स इट। उसके बाद का तो पता करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, NCTE एक्ट हमने पढ़ा है 2009, 2009 नहीं क्या बोलते हैं, रुको रुको रुको, नेशनल, ये तो NCTE 2009 में आया था ना, बट यहाँ पे नहीं है ना, रुको 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 रुको, तो NCTE नेशनल करिकुलम NCFT आया था 2009 में। तो RTE एक्ट 2009 में, देन कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में, यूनिवर्सिटी UGC एक्ट 1956 में, एंड 1953 में आपका NCTE। ये चीज तो मैंने भी पहली बार देखी। चलो इसके बारे में और पढ़ते हैं कि NCTE एक्ट 2000, क्योंकि NCTE तो बाद में बना है, 1975 में बना था। ठीक है, 75 में भी एडवाइजरी बॉडी की तरह था, उसके बाद जाके चीजें हुई थी 75 या 73 में, 73 में, 5 में नहीं। ठीक है, ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, मिसप्रिंट होगा, बट स्टिल ऑप्शंस के हिसाब से बाकी 3 से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है आपका। अर्थपति अभाव उपमान शब्द, ये क्वेश्चन नया नहीं है, ये क्वेश्चन हम पेपर 1 में पढ़ते हैं क्लियरली, सो वैसी सी चीज है यहाँ पे भी। ओके, अभाव उपमान में हम कंपेयर करते हैं, तो दिस काउ इज डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक काउ, मस्ट बी ए नील गाय, तो ये डोमेस्टिक से अलग है तो ये नील गाय होगी, तो ये आंसर हो गया फोर्थ हो गया, तो पहला ऑप्शन कट आउट हो गया। देन बात आती है आपकी अ चेयर इज नॉट अ टेबल, तो कमी है ना, अभाव है, सेकंड का सेकंड हो गया। ठीक है, देन आपका है शब्द, ही डजंट ईट इन अ डे टाइम, ही इज फैट, ही ईट्स इन नाइट, तो ये हमने अजम्पशन किया है, ये अर्थपति हो गया थर्ड। और लास्ट में शब्द क्या हो गया, कॉन्शल जो है इज नॉट अ बोन अकॉर्डिंग टू वेदास, तो वेदास मतलब आप शब्द उनकी अथॉरिटी के ऊपर बिलीव कर रहे हो, तो आंसर आपका क्या हो गया जी, फोर्थ हो गया। ओके, तो इजी क्वेश्चंस थे ये, इतना भी टफ नहीं थे। Keeping in consideration wide range of special education and related services, most schools provide a continuum of services. Arrange the following in order of increasing severity of disability. तो कहाँ पे सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी है, ठीक है, वो लास्ट में आएगा। सबसे कम डिसेबिलिटी या इंक्लूसिव या नॉर्मल क्लासरूम है वो सबसे पहले आएगा। तो देखो सबसे पहले इन्होंने खुद ही दे दिया रेगुलर क्लासरूम यानी सी। ठीक है, तो रेगुलर क्लासरूम सबसे पहले, रेगुलर क्लासरूम में रिसोर्स रूम इंक्लूड कर दिया,
उससे पहले रेगुलर क्लासरूम विद सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस, यानी रेगुलर क्लासरूम में ही हैं, वो रिसोर्स रूम में गए नहीं है। देन रिसोर्स रूम, उसमें सिवियरिटी आ गई थोड़ी सी कंपैरेटिवली, और देन फुल टाइम सेपरेट क्लासरूम, लेकिन स्कूल एक है, और फिर फुल टाइम स्कूल भी अलग कर दिया, स्पेशल स्कूल। तो CBEAD ऑप्शन सेकंड, ठीक है। Which of the following is not correct about PERT? PERT पढ़ा हुआ है। PERT was developed primarily to simplify the planning and scheduling of large and complex project। ठीक है ये बात। PERT चार्ट में नोड्स और एरोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नोड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं टास्क और एक्टिविटीज को, एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवेंट्स या माइलस्टोन को। नहीं जी, ये उल्टा दे दिया इन्होंने, ठीक है। एरोज रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटीज को, टास्क को, और नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं उस माइलस्टोन को या वो इवेंट जो हमें पूरा करना है। ओके, तो ये चीज गलत हो गई। 3 टाइम एस्टिमेट है, ये बात ठीक है। 1958 में ये डेवलप हुआ था, ये भी ठीक है। आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, ओरिजिनली चार्ल्स ई क्लार्क ने इसको जो है नेवी, यूएस नेवी में इसको डेवलप किया था 1958 में। CPM उसके साथ जो है कॉमनली यूज किया जाता है, 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था। देन ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली, ये 3 टाइम जो है वो हम यहाँ टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं। ओके, द टर्म ट्राइडिक रेसिप्रोकल कॉजेशन, हो सकता है ये नाम आपने ना सुना हो, लेकिन ये बंडूरा की थियरी के लिए यूज किया जाता है। ओके, बंडूरा की जो स्पेशल लर्निंग थियरी है, सोशल लर्निंग SLT, बाद में उसको सोशल लर्निंग कोग्निटिव थियरी कर दिया था। ठीक है, तो ये चीजें ना कई बार क्या होता है आपको बहुत डिटेल में पढ़नी होती है। ठीक है, तो ये कभी कभी आती है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है। जैसे मैंने बहुत डिटेल में, बहुत शिद्दत के साथ स्किनर करवाया, 1.5 घंटे की वीडियो बनाई मैंने, वो आप लोगों ने देखी, 3,500 व्यूज है। मैंने लिटरली ये बात बताने के लिए उसके व्यूज चेक किए कल रात को। ठीक है, तो वो 3,500 व्यूज है उस पर। तो वो चीज गड़बड़ है ना जी। अब आप, अगर आपको ये भी चाहिए कि मैम डीप में करवाओ, बट जो चीजें ऑलरेडी डिटेल में डीप में करवा रखी है आप देखते ही नहीं हो, तो ऑब्वियसली फिर एग्जाम ओरिएंटेड चलेगा इंसान, और एग्जाम ओरिएंटेड में एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और वो भी नेट में ही देखने को मिलता है, इस तरीके के रैंडम या थोड़ा सा और डीपर लेवल पे बाकी सेट वगैरह में तो देखने को मिलता भी नहीं है। ओके, सो बंडूरा की थियरी है जी, एल्बर्ट बंडूरा की सोशल कोग्निटिव लर्निंग थियरी। तो ये आपका जो है SCLT भी बोलते हैं इसको, SLCT नहीं, SCLT, कोग्निटिव लर्निंग थियरी। ठीक है, ये म्यूचुअल इन्फ्लुएंस शो करती है, बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंट। तो ये इन 3 फैक्टर्स के बारे में बात कर रही है, इन्फ्लुएंस है इनसे। तो ये ट्रायडिक रेसिप्रोकल कॉजेशन हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लर्निंग थियरीज? कर्ट लेविन जो है फाउंडिंग फादर्स में से हैं, जिस्टार्ट साइकोलॉजी, ठीक बात है। एल्बर्ट बंडूरा डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को ऑन एंड लर्निंग को ऑन द बेसिस ऑफ 3 कीज, लाइफ स्पेस, नहीं लाइफ स्पेस की, वेक्टर की, ये तो अलग अलग चीजें होगी। लाइफ स्पेस और वेक्टर की बात कौन करता है? कर्ट लेविन ही तो करते हैं फील्ड थियरी में, तो एल्बर्ट बंडूरा नहीं करते हैं जी। कोहलर जो है वो मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ठीक है, ये बात ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए थे इन्होंने चिंपैंजीज पे, और वो चीज मेंटेलिटी ऑफ एप्स में मेंशन है। ओके, स्किनर अपोज्ड द नो स्टिमुलस नो रिस्पॉन्स। ओके, देखो, मैकेनिज्म इन इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, स्टिमुलस देंगे तभी रिस्पॉन्स आएगा, वो वाली सिचुएशन। पॉजिटिव रेनफोर्सर इज एनी स्टिमुलस द रिमूवल और विड्रॉल ऑफ विच डिक्रीजेस द लाइकलीहुड। पर पॉजिटिव रेनफोर्सर है तो वो क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा ना, रेनफोर्सर है, तो ये गलत हो गया। तो बी और ई गलत है, उसके अलावा ए, सी और डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, परसेप्चुअल, वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। तो वर्किंग मेमोरी, और ये मैंने पेपर 1 के दौरान PYQs में भी आपको करवाए हुए हैं। देखो यहां से आपको वर्ड से भी समझ आ जाएगा, वर्बल की बात हो रही है तो यानी सिमिलर वोकैबुलरी, इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पे सूट कर रहा है। ठीक है, यहां से ही आपका आइडिया लग जाना चाहिए था। उसके बाद है, अगर ये चीज है तो ये 4th इन्होंने ऑटोमेटिकली दे दिया, यानी ये सिंबल सर्चिंग कोड, सिंबल सर्च कोड। वर्किंग मेमोरी और परसेप्चुअल, परसेप्चुअल में हम बात करते हैं यूजुअली विजुअल चीजों की, है जो आपने एक्सपीरियंस किया है मेजरली, सो ये 3rd रहेगा। वर्किंग मेमोरी में आ जाएगा आपका डिजिट, स्पैन और अर्थमेटिक। तो आंसर आपका 4th हो जाएगा, फर्स्ट का 3rd, 2nd, 4th। ठीक है जी। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन? तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या सही है? इट इज अ पार्ट ऑफ वाइडर स्ट्रेटजी जहां हम इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप करना चाह रहे हैं. इट एक्नॉलेजेस दैट नॉट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न इन अ जनरल क्लास. नहीं, ये एक्नॉलेज करता है कि ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न इन अ जनरल क्लास. ओके, इट इन्वॉल्व्स रिस्ट्रक्चरिंग सोशल कल्चर, या फिर डाइवर्सिटी इज अ रिच रिसोर्स टू सपोर्ट द लर्निंग फॉर ऑल. तो डाइवर्सिटी वाला पॉइंट भी ठीक है. schools should not be expected to change according to the learning needs of all children. नहीं, ये इंटीग्रेटेड की बात हो रही है यहाँ, बट इंक्लूसिव में schools are expected to change as per the needs of the students. ओके, तो ये चीज उल्टी है, गलत बोल रखी है. तो बी और ई आपका गलत है जी. आपका ए, सी और डी जो है वो सही हो जाएगा अगेन. ओके, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर लाइसेंसिंग एंड यूसेज फ्लेक्सिबिलिटी. तो जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है वो आपको बताना है. ठीक है, तो पहले कौन सा फ्लेक्सिबल है? पीएल डोमेन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या हो गया, इट्स लाइक यही सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है. इसमें आप कैसे भी यूज कर सकते हो चीजों को. अब देखने वाली बात ये है कि इंक्रीजिंग में करें, डिक्रीजिंग में करें, यानी ये बी पहले पे आना चाहिए या लास्ट में आना चाहिए, है ना. कमाल की बात कि सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस, तो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस जो है वो हमें आई थिंक लास्ट में जाना चाहिए, तो आंसर सेकंड हो जाएगा. सो पीएल यानी पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें. देन आपका कॉमन ये बीवाई वाला क्रिएटिव कॉमन्स बीवाई, इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं. ठीक है, आप यूज कर सकते हो. एंड देन आपका आ जाएगा ये एस ए, देन आपका आ जाएगा एनसी और फिर आपका एनडी. ओके, Which of the following does not align with the concept of inclusive education? Inclusive education में aiming for mainstreaming, आप mainstream करने की कोशिश कर रहे हो. जब आप mainstreaming की बात करते हो, that means already there is a gap. आप उसको उन सब बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हो जो आ सकते हैं. केटरिंग टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स, ये बात ठीक है. केटरिंग टू प्लूरल सोसाइटी, डाइवर्स सोसाइटी, ठीक है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करना भी ठीक है. तो ये चीज जो है वो अलाइन नहीं हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के साथ. ओके, पहले हम जब स्पेशल स्कूल्स होते थे, मतलब अभी भी होते हैं सीवियर केसेस में, बट स्पेशल स्कूल्स के साथ साथ हम कोशिश करते हैं बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की. बट यहाँ पे तो हम सबको इकट्ठा ही ला रहे हैं, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अलग हो गया. नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स प्रोवाइडेड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज फॉर बिकमिंग टीचर्स. ये कमीशन किसने हेड किया था? तो टीचर का एजुकेशन के ऊपर क्या बोलते हैं, कमीशन है. चट्टोपाध्याय दे दिया, इतना तो श्योर हो गए होगे. पढ़ रखा होगा तो आपको डीपी चट्टोपाध्याय भी पता होगा. सो आंसर आपका डीपी, देवी प्रसाद. फुल फॉर्म भी याद रख लो इनके नाम की, पता चले अगली बार चट्टोपाध्याय में भी, डीपी में भी अलग अलग नाम बना दिए. सो प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय. इसीलिए जैसे डीएस कोठारी है तो दौलत सिंह कोठारी, तो याद रख लिया करो थोड़ा सा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? गलत बतानी है जी. रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1992. पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट को मॉडिफाई किया गया 2016 में, ये स्टेटमेंट गलत हो गई. यूएनसीआरपी टॉक्स अबाउट कंपल्सरी इंक्लूसिव एजुकेशन, सही है. नेशनल पॉलिसी जो है वो ओरिजिनेट होती है आरटीई से, नहीं, आरटीई 2009 में आया था. नेशनल पॉलिसी ऑलरेडी 2006 में आ चुकी थी, तो ये भी गलत हो गया. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बना था, ये बात ठीक है. ओके, कौन कौन सी ठीक है? अच्छा, गलत पूछा है ना, तो गलत में तो बी और डी आ गया ना. ठीक है. अ टीचर यूजेस Socratic method to help students in developing critical thinking skills during a lesson on global warming. So Socratic method में डायलॉग आ गया, क्वेश्चन आंसर आ गया, एक दूसरे से बातचीत डिस्कशन आ गया, so वो चीज आ गई. तो ये मेथड बेस्ट अलाइन हो रहा है कौन से थियरिस्ट की प्रिंसिपल के साथ? स्किनर, पियाजे. देखो पियाजे तो बात ही डेवलपमेंट की करते हैं, तो यहाँ पे नहीं रिलेट कर रहा है. ओके, देन स्किनर वो एनफोर्समेंट और पनिशमेंट और उनकी बात करते हैं. सो वाइगोट्स्की और ब्रूनर, वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो सोशल एस्पेक्ट यहाँ हो रहा है कि आप डिस्कशन करोगे, बातचीत करोगे. ब्रूनर भी डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए आप बात डिस्कशन वो चीजें रहेंगी. ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन को सही बताया गया जो अपनी फाइनल आंसर की आई उसमें. ओके, University of Calcutta, Bombay, Madras were established in 1857 on the recommendation of Wood's Dispatch 1854. कौन थे वाइसरॉय उस टाइम पे? बता रखा है कई बार, आपको पता होनी चाहिए. तो लॉर्ड कैनिंग जो है उस टाइम पे वाइसरॉय थे.
Put the steps of construction of summated rating attitude scale in correct order. So correct order में बताना है, फाइनल आइटम को सिलेक्ट करना, वो तो बाद में होएगा ना, कैलकुलेट करना आइटम वाइज क्रिटिकल रेशियो, आइटम पहले तो आइटम को लिखोगे आप, पहले आइटम राइटिंग होएगी फिर आप ट्राई करोगे। तो देखो आइटम को लिखा, लिखने के बाद ट्राई किया, अब ट्राई करने के बाद लास्ट में जाके आप सिलेक्ट करोगे फाइनल आइटम्स को। अब बीच में क्या करना है, पहले आप एडमिनिस्टर करोगे फाइनल ट्राई आउट को या कैलकुलेट करोगे आइटम वाइज क्रिटिकल रेशियो। तो आप पहले एडमिनिस्टर कर लो, उसके बाद आप कैलकुलेट करो और फिर आप फाइनल सिलेक्शन करो, आंसर 4th हो जाएगा। ओके, पुट द 5 स्टेजेस ऑफ द डिजाइन फॉर 6 सिग्मा इन करेक्ट ऑर्डर। सो हमने DMAIC वाला पढ़ा था ना, वही चीज पूछी गई है। सो डिजाइन द प्रोसेस एट हाई लेवल मूविंग ऑन टू मोर डिटेल्ड वर्जन। तो डिजाइन, देन वेरीफाई, डिफाइन, एनालाइज, मेजर। तो पहले तो आप डिफाइन करोगे ना किसी भी चीज को, तो ऑटोमेटिकली सेकंड ऑप्शन और 4th ऑप्शन तो आपका कट आउट हो गए। बचा कौन सा, सी के बाद ये खुद इन्होंने बता दिया कि ई आएगा, यानी मेजर करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। तो पहले क्या हो गया डी, दूसरे पे हो गया एम। अब मेजर करने के बाद आप एनालाइज करोगे या वेरीफाई करोगे फाइनल को। सो एनालाइज मल्टीपल ऑप्शन, एनालाइज करोगे मल्टीपल, उसके बाद उसके डिटेल्ड वर्जन पे जाओगे एंड देन वेरीफाई करोगे। यानी मैंने क्या बता दिया आपको, मैंने बोला आपको DMM नहीं, DM नहीं, डिफाइन था ये तो। ऑप्शन सी डिफाइन करो, मेजर करो, ऑप्शन ई, ठीक है। उसके बाद आप एनालाइज करो अलग अलग ऑप्शंस को, क्राइटेरिया को देखो, उसमें से फिर जो बढ़िया ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करो, डिजाइन करो और फिर वेरीफाई करो। तो CEDAB है क्या ऐसा कुछ, CEDAB फर्स्ट ऑप्शन रहा। और ठीक है, टेक्निकली जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल वर्जन है वो DMAIC है, यानी डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल। उसके अलावा भी आजकल नई चीजें हैं, जैसे डिफाइन, आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, डिजाइन करो, ऑप्टिमाइज करो और लास्ट में जाके वेरीफाई करो। ओके, तो इस तरीके की चीजें भी आजकल हैं। तो आपको थोड़ा सा टेक्निकली मतलब कॉमन सेंस वाला दिमाग लगाना है कि पहले क्या करोगे बाद में क्या करोगे। ऑब्वियसली जब मल्टीपल ऑप्शन है, अल्टरनेटिव्स हैं, तो पहले आप उनको देखोगे ना, तब जाके फिर एक डिटेल्ड वर्जन आप जो है डिजाइन करोगे किसी पर्टिकुलर आइडिया से रिलेटेड। Which of the following value is enshrined in the preamble of the constitution? Individualism नहीं, हम तो सबको इकट्ठा रखने की बात करते हैं। Progressivism ऐसा कुछ मेंशन है नहीं। Cosmopolitanism ऐसा भी नहीं है। Secularism ठीक है जी, ये चीज जो है वो enshrined है उसकी बातों में, चीजों में, तो secularism। देन है सेक्युलर, क्योंकि सेक्युलर तो वर्ड ही मेंशन है ना अपना प्रियम्बल में, अगर आपको याद हो तो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जो हम बात करते थे, सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक। क्वांट एंड क्वालिटेटिव, तो पहले क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट कर रहे हो फिर क्वालिटेटिव, तो मिक्स्ड मेथड डिजाइन में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किस किस तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकते हो मिक्स्ड मेथड में, ट्रायंगुलेशन में। सो हमने बात की थी उस टाइम पे, क्वांटिटेटिव जहां हो वहां पे आप एक्सप्लेनेटरी के साथ जाइए, अगर आप पहले क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो एक्सप्लोरेटरी के साथ जाइए। तो ये सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा टाइप जो है, ओके, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव डाटा पहले कलेक्ट कर रहे हैं। मेन फीचर्स ऑफ द ग्रास रूट अप्रोच ऑफ करिकुलम चेंज आर, तो ग्रास रूट अप्रोच के बारे में बात की गई है करिकुलम चेंज की। स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स करना, बॉटम अप अप्रोच, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, गोल सेटिंग बाय प्रैक्टिशनर्स या फेस टू फेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो ग्राउंड रूट, ग्रास रूट है, दैट डजंट मीन फेस टू फेस हो। तीन चीजें हैं, तीन ही सही हैं देखा जाए तो इन तीन में से कौन सी रहेंगी? तो देखो ग्रास रूट अप्रोच है तो बॉटम अप अप्रोच सेम ही बात हो गई। ओके, सो बॉटम अप तो आएगा, बॉटम अप आ गया तो ये ऑप्शन कट आउट हो गया आपका, बी तो आएगा ही आएगा। अब बी आएगा तो बाकी ऑप्शन क्या आएंगे, डी या सी? क्या रहे, सी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी रहेगा डेफिनेटली, और गोल सेटिंग जो है वो प्रैक्टिशनर्स करेंगे, ये बात भी सही है। आंसर आपका बी सी डी यानी सेकंड ऑप्शन आएगा जी। ओके, करिकुलम एज अ प्लान करिए, ये क्वेश्चन भी अलग है, थोड़ा फैक्चुअल है, नया है, नहीं पता हो तो अब नोट डाउन कर लेना। तो ये एज अ प्लान, एज एन एक्सपीरियंस, करिकुलम सब्जेक्ट मैटर, करिकुलम एज एन ऑब्जेक्टिव। तो ये बात किस किस ने बोली है, ये बात यहां से आप नोट डाउन कर लीजिए। आंसर इसका थर्ड है। प्लान जो है वो बोला है टाइलर ने, एक्सपीरियंस जो है वो बोला है क्रो एंड क्रो ने, सब्जेक्ट मैटर बोला है डोल ने, और ऑब्जेक्टिव बोला है BF स्किलर। ओके, according to the leader member exchange theory, the subgroup of low quality exchange is viewed as,
तो लो क्वालिटी एक्सचेंज है ना, आप अच्छे से लीडर अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है चीजें, तो वो आउट ग्रुप कर रखे हैं लोग। सो आंसर आपका आउट ग्रुप होगा। ओके। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कौन सा किससे रिलेटेड है? प्रोसीजर इज मॉनिटर्ड एंड इंप्रूवमेंट इफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। प्लान्ड चेंज प्रोसेस विच इज कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एक्सरसाइज। बेनिफिट शुड एक्सीड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी जितनी कॉस्ट आपने लगाई है उससे ज्यादा बेनिफिट जो है आपको देखने को मिलना चाहिए। देन वेरिएंस फ्रॉम स्टैंडर्ड मेजर्स इज ट्रैक्ड अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल एंड इंजीनियरिंग। तो आप जो है वेरिएंस को मेजर कर रहे हो, तो कौन सा क्या रहेगा, क्या ऑप्शंस नजर आए? तो देखो 3 और 2, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में इन दोनों में से क्या आना चाहिए? प्लान्ड चेंज या बेनिफिट? प्लान्ड चेंज नहीं आना चाहिए। आंसर क्या है इसका? सेकेंड है। ठीक है, यानी ये प्लान्ड चेंज हो गया। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में हम किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएंस हमने ट्रैक किया, स्टैंडर्ड मेजर्स से ट्रैक किया, अप्लाई किया, स्टैटिस्टिकल और इंजीनियरिंग इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कंट्रोल किया चीजों को, क्वालिटी कंट्रोल की। देन आपका प्रोसेस कंट्रोल, तो ये आ जाएगा प्रोसीजर इज मॉनिटर्ड, प्रोसीजर को मॉनिटर कर रहे हो तो वो प्रोसेस को ही कंट्रोल कर रहे हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात आएगी तो वो आ जाएगा आपका थर्ड, बेनिफिट शुड एक्सीड कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फरेंस एज प्रोपाउंडेड बाय द न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। चलो आपको ये भी नहीं पता तो इन जनरल तो हमने चीजें पढ़ी है ना, पेपर 1 में भी पढ़ा है लॉजिकल रीजनिंग, राइट? सो एप्लीकेशन, एग्जाम्पल, प्रोपोजिशन, रीजन, कंक्लूजन। कंक्लूजन तो लास्ट होएगा, ये तो इन्होंने खुद ऑप्शन में भी क्लियर कर दिया, तो सबसे लास्ट में आ गया कंक्लूजन। पहले पे ई या सी, यानी पहले पे आप एप्लीकेशन या प्रोपोजिशन? ऑब्वियसली प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है? जो स्टेटमेंट्स आप देते हो वो प्रोपोजिशन आपने दी तो सी पहले आएगा। प्रोपोजिशन के बाद आप क्या है? बी पे आ गए, बी यानी कि रीजनिंग, ठीक है। लास्ट में हमारे पास ऑलरेडी कंक्लूजन है, तो बचा क्या? एग्जाम्पल और एप्लीकेशन। तो पहले एग्जाम्पल आएगा या एप्लीकेशन आएगा वो बताइए। सो आप पहले क्या कर रहे हो? प्रोपोजिशंस है, उनकी रीजनिंग है, उसका एग्जाम्पल है, फिर एप्लीकेशन है, और फिर आपका क्या हो गया? ए, यानी कंक्लूजन। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया थर्ड। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द प्रोग्राम्स एंड स्कीम ऑफ एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान 2001, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, याद होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय है ना, माध्यमिक है 2009, 2013 में रूसा है, ओके। 2018 में समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। क्या ऑप्शंस आ गए? अब इसको क्रोनोलॉजिकली लगा दो, क्या आएगा? उल्टा तो नहीं पूछा ना, रिवर्स में नहीं पूछा, सीधा सीधा पूछा है। तो सीधा सीधा सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, देन आपका ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 2001 वाला सर्व शिक्षा अभियान, देन आपका आ गया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, एंड देन BCADE, BCAD थर्ड ऑप्शन आ गया जी। ठीक है, टी स्कोर ऑफ अ पर्टिकुलर स्कोर इन ए डाटा इज सेट टू 50। तो हमने ऑलरेडी टी स्कोर का फॉर्मूला पता है, 10Z + 50। Z का फॉर्मूला आपको पता है, रो स्कोर माइनस आपका म्यू, मतलब मीन, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ फॉर्मूला हो गया आपका। टी स्कोर आपको इनिशियली दे रखा है 50 ऑलरेडी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो डाटा सेट है, यानी ये जो एक्स है रो स्कोर, इसको हम अगर सब डाटा को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर्टिकुलर स्कोर में क्या जो है आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। नया जो है टी स्कोर क्या होएगा, बेसिकली आप ये लगा लो, ठीक है। तो नया स्कोर कैसे पता चलेगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से कर दिया, क्योंकि जैसे ही रो स्कोर को आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो आपका मीन और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ऐसा नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन एडिशन में एक में ऐड हो जाता है, एक एज इट इज रहता है, वो बताइएगा कौन सा एज इट इज रहता है, ठीक है। बट मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है। अब मैं यहां से अगर निकालूं तो ये क्या हो गया? 50 उधर गया तो 50 -0, यानी कि ये आपका आ गया 10x, सॉरी 10, अच्छा 10 कॉमन ले लो ना, 10 कॉमन आया तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी आपका क्या बच गया? x - म्यू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू म्यू, यानी आपका रो स्कोर और मीन बराबर आ गए, ठीक है। अब आप देखो t इज इक्वल टू 10Z + 50, आपका x इज इक्वल टू म्यू ऑलरेडी आ गया है, तो नया टी स्कोर निकाल दो। अब यहां से z क्या था? ये आपका x - म्यू डिवाइड बाय व्हाट?
डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये दोनों सेम ही है, सेम है तो ऊपर 0 आ गया, तो ये चीज 0 हो गई। टी क्या आ गया आपका, नया टी 50 आ गया। ठीक है, तो आंसर आपका 50 आ गया जी। तो आपको बेसिक फॉर्मूलाज अगर पता होंगे तो आंसर्स आ जाएंगे। ये स्टेप्स हैं, एग्जैक्ट स्टेप्स जो मैंने अभी आपको करके दिखाए। दूसरे में म्यू और ये 10 वो मल्टीप्लाई किया तो 10 से बराबर मल्टीप्लाई हो गए, ये आपका नया स्कोर कैलकुलेट हो गया। ओके, क्यू मेथडोलॉजी, गेस हु, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, बूटस्ट्रैप मेथड। तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता होगा, विलियम सिले गोसेट। ठीक है, तो आंसर सी का 4th। ओके, चलो 50-50% चांस ही हुए आपके सही होने के। अब बताइए क्यू मेथडोलॉजी, गेस हु, बूटस्ट्रैप। अगर आपको नहीं पता तो बूटस्ट्रैप जो है आप ब्रेडले इफोन है ना, डी का सेकंड, आंसर सेकंड। ठीक है, अब ये नई इंफॉर्मेशन आप याद कर लेना, बूटस्ट्रैप मेथड किसने दिया, क्यू मेथडोलॉजी, और गेस हु टेक्निक किसने दी। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कैपिटल थियरी द मेन बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज। तो हमने ह्यूमन कैपिटल थियरी पढ़ी हुई है ऑलरेडी, हम किसके साथ इसको कंपेयर भी करते हैं हम। ठीक है, तो आप बताइए ह्यूमन कैपिटल में हम क्या मानते हैं, ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह मानते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि मान लो किसी ने पीएचडी किया तो उसकी क्वालिटी या उसकी एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव हुई है, उसकी थिंकिंग पावर इंप्रूव हुई है, इंसान में ग्रोथ हुई है, इंप्रूवमेंट हुई है, तब जाके उसको हायर वेजेस मिल रहे हैं। तो हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम हायर वेजेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो क्लियर है, और प्रोडक्टिविटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे आ गई। मेन बेनिफिट यही है इसका कि बेनिफिट पूछा है ना, तो मेन बेनिफिट है हायर वेजेस होंगे और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो कौन सा बेसिक प्रिंसिपल नहीं है, टोटलिटी का, मेच्योरिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी का। नाम से ही पता चल रहा है, लेजर मतलब आराम वाली स्थिति, तो ऐसा कुछ हम पढ़ते नहीं है। तो सेकंड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू करिकुलम डेवलपमेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू अटेन मोक्ष। तो जैनिज्म में तो हमने थ्री वो होता है ना, ट्राई रतन, त्रिरतन पढ़े हैं ना, 3 रतन, 3 ज्वेल्स। तो वो 3 ज्वेल्स कौन कौन से हैं, साम्यक दर्शन, दृष्टि, जनन, चरित्र और संकल्प। तो इनमें से 3 वाला ऑप्शन रहेगा, ये तो श्योर है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ ACD, ABC और CD, यानी सी तो है ही है, तो साम्यक जनन तो है ही है। ठीक है, चरित्र और आपका साम्यक दर्शन है ना, ACD। ठीक है, 3 ज्वेल्स। ओके, साम्यक दर्शन, राइट फेथ, साम्यक जनन, राइट नॉलेज, साम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। Which amongst the following theory affirms that inequality is socially constructed and can be eradicated। यानी सोशल लेवल पे कंस्ट्रक्ट हुई है इनइक्वालिटी और उसको हम हटा सकते हैं। तो इनइक्वालिटी को हटा के सबको बराबर लेके आना, ये बात कौन करता है, ये मार्क्सिज्म करता है भाई। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने। As per the intent of NEP 2020, all stand-alone teacher education institutions will require to convert to multidisciplinary institution। तो कब तक का टाइम है इनके पास, तो 2030 तक का टाइम है। 2030 तक आपको क्या करना है, मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी ऑल स्टैंड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको भी कन्वर्ट करो। ऑनलाइन रिपोजिटरी फॉर असेसिंग फुल अकेडमिक आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। कहाँ मिलता है, रिसर्च गेट पे। बेसिक चीजें हैं, आप सबको पता होनी चाहिए, अगर कभी खोल के देखी होंगी चीजें तो पता होंगी। ठीक है, तो ये पब्लिकेशन का नाम है पबमेड या फिर गूगल बुक, ये नहीं होगा आंसर, रिसर्च गेट होगा। In monitoring of policy, ensuring policy programs are completed on schedule and within budget. So in process of policy monitoring आपको steps arrange करने हैं। पहले आप एस्टेब्लिश करेंगे एक्सपेक्टेशन अगेंस्ट विच द इम्प्लीमेंटर या पॉलिसी मेकर मॉनिटर द पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस। सो आप ऑब्वियसली देखेंगे कि क्या चीजें जो हैं किस बेसिस पे जो है मॉनिटर किया जाएगा। एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्लान्ड पॉलिसी डिलीवरी प्रोसेस, ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ ऑल पैरामीटर्स, taking corrective action in case of deviation और application of this resource to the policy delivery process। एप्लीकेशन क्या है उसकी। सो क्या आंसर आना चाहिए इसका, लास्ट में जाके एनालाइज करोगे या करेक्ट एक्शन लोगे, एनालाइज करने के बाद करेक्ट एक्शन लोगे ना, ए आंसर नहीं आना चाहिए, ए ही है। ठीक है, करेक्ट एक्शन आप लास्ट में लोगे ना। पहले आप एक्सपेक्टेशंस देखो किस बेसिस पे मॉनिटर किया जाएगा, फिर आप उसका एप्लीकेशन देखो डिलीवरी प्रोसेस में, देन आप उसको ऑब्जर्व करो सभी पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके एनालाइज करने के बाद आप एक करेक्टिव एक्शन लेंगे वहां पे।
एटाइमोलॉजिकली द टर्म करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड, करवा रखा है ये तो, उसमें भी करवा रखा है मैराथन में भी, ठीक है, रिविजन मैराथन में भी है। सो आंसर क्या आ जाएगा जी, फोर्थ। ओके, इन्होंने खुद ही बता दिया लेटिन वर्ड है, लेटिन तो पूछा भी नहीं आपसे, चलो लेटिन और ग्रीक पूछ लेते अगर। सो रेस कोर्स वाली चीज हमने कर रखी है। As per NEP 2020, teachers are expected to spend how much time for continuous professional development, CPD, बहुत बार करवा रखा है clearly, 50 hours. Okay. Which of the following statement is not correct about Vygotsky's socio-cultural theory of development? So child का cultural development appear twice, एक social level पे होगा और फिर individual level पे होगा, बिल्कुल ठीक है, तभी तो हम socio-cultural बोलते हैं इसको, ये पहले social interaction को ज्यादा preference देते हैं। Human activities can take place in cultural setting, ठीक है। Intra psychological function comes first, then inter, नहीं इंट्रा कैसे आएगा, अगर सोशल लेवल पे हो रहा है तो पहले तो इंटर साइकोलॉजिकल फंक्शन आया ना, फिर इंट्रा, फिर इंडिविजुअल लेवल पे आया, तो ये गलत हो गई, उल्टा दे दिया ये, पहले इंटर साइकोलॉजिकल फंक्शन काम करेगा देन इंट्रा। ओके, डेवलपमेंट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज इनटू इंटरनलाइज प्रोसेस, तो ये वही है कि आप सोशली जो आपने शेयर की हैं एक्टिविटीज, आपने सीखा है उसको फिर आप इंटरनलाइज करते हो अपने अंदर। तो वही इंटर टू इंट्रा आपका सोशल टू इंडिविजुअल वाली चीजें हो गई। तो थर्ड ऑप्शन है जी, नोट करेक्ट पूछा था हमसे। ओके, Uruch outlined 5 steps of curriculum development. Arrange these in proper sequence. तो sequence आप उरुच को भूल जाओ, proper sequence देखो क्या क्या होनी चाहिए। तो लास्ट में तो क्या है, इवेल्युएशन है, ये तो क्लियर है, ठीक है। पहले पे सी होना चाहिए, ई होना चाहिए, यानी आप नीड को असेस करोगे या गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स को। ओके, ये हमें देखने पड़ेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि यूजुअली हम नीड असेसमेंट पे जाते हैं कि पहले नीड देखें, बट वो नीड को हम गोल और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी देख सकते हैं। ओके, तो डी से वापस आओगे, सॉरी लास्ट अगर बी है, देखो बी इवेल्युएशन, इवेल्युएशन से पहले इंप्लीमेंट, यानी पहले इंप्लीमेंट करोगे देन इवेल्युएट करोगे, तो ये डी आएगा, ठीक है, यानी ये ऑप्शन वैसे ही कट आउट हो गया। तो पहले हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम नीड असेसमेंट देख के गलत कर देंगे इसको कि पहले पे ई चले गए, सो वो चीज मत करना, क्योंकि कंटेंट नहीं आएगा लास्ट सेकंड। ओके, तो सेकंड लास्ट इंप्लीमेंटेशन देन इवेल्युएशन, तो फिर हम बाकी सोर्ट करते हैं कि पहले पे गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, देन आपका नीड असेसमेंट है, देन आपका कंटेंट है, तो आंसर आपका फर्स्ट है। ओके, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाया करो जब आप क्वेश्चन सोल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मूक? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का क्या जो है फीचर है, ओपन एक्सेस टू लर्निंग कंटेंट, ऑप्शनल सर्टिफिकेट है, देखो ओपन एक्सेस है, ऑप्शनल सर्टिफिकेट है, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप पेपर दो वरना रहने दो, लिमिटेड एनरोलमेंट नहीं, अनलिमिटेड है, कितने भी बच्चे पढ़ सकते हैं, कंप्लीशन रेट बहुत कम है, ये बात सही है, ठीक है, लैक ऑफ इंटरएक्टिविटी ये भी सही है, फीचर पूछा है, 3 ही सही बताने हैं, तो 3 में से लिमिटेड एनरोलमेंट तो वैसे ही आउट हो गया, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। ए और बी डेफिनेटली आएगा, अगर ए और बी आएगा तो ए बी और सॉरी बी ए बी डी और ये, अच्छा ओके, लो कंप्लीशन रेट वाला सही रहेगा जी, क्योंकि कंप्लीट नहीं करते हैं बच्चे, शुरू तो कर देते हैं बहुत बार, बट कंप्लीशन की तरफ आप कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो, या फिर आप लास्ट में एग्जाम देके सर्टिफिकेट नहीं लेते हो, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है आपका कोर्स, तो ए बी और डी जो है वो रहेंगी। इंटरएक्टिविटी स्टिल फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, बट डिस्कशन फोरम तो है ना, वहां पे इंटरेक्शन है। ओके, सो ए बी डी आंसर रहेगा थर्ड। Selection and placement decisions typically involve prediction about future learning based on present characteristic of the individual. A test is used for the said purpose. तो जब आप क्या करते हो फ्यूचर लर्निंग, आप यूजुअली क्या करते हो प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए, जब आप सिलेक्शन या प्लेसमेंट पे फोकस करते हो, आप एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लेके देखते हो कि इन जनरल कितना पता है बच्चे को। मैस्लो, एरिक्सन, शेल्डन, फ्रूइड का साइको एनालिटिकल अप्रोच है, ये तो पता है, यहां से ही सोल्व हो गया। मैस्लो का ह्यूमनिस्टिक है, ये भी याद रखना, ठीक है। सो बाकी चीजें आपकी यहां से नई चीज पता चल जाएगी आपको कि आपका एरिक्सन लाइफ स्पैन अप्रोच और शेल्डन का आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। तो 2 चीजें हमें पता थी, उनसे क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, आप क्वेश्चन को देख के नया नहीं बोल सकते इसको। एज पर द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ 2021 विद रिस्पेक्ट टू ITAP जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री विल बी द आउटकम ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। सो 4 ईयर डिग्री कौन सी रहेगी, BA BEd BSc BEd BCom BEd, ITAP BEd BEd
बीएससी एड, बीकॉम एड, ये क्या बात हुई? फर्स्ट रहेगा जी आंसर। अभी नए जो है आईटेप के तहत इनमें ही एडमिशन हुए हैं, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स है ना वहां पे कंबाइंड कर दिए गए, तभी तो हमने बोला मल्टी डिसिप्लिनरी बनाओ, ठीक है। सो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, ये जो है वो आपका मेन कोर्स हो गया। 4 साल की डिग्री के बाद आपको ये चीजें दोनों डिग्री एक साथ मिल रही है 4 साल के बाद, ओके, मतलब कंबाइंड मिल रही है। ADDIE, अश्योर, डिक एंड कैरी और मैसन। सो ADDIE हमने अच्छा ये सारे ही पढ़े हुए हैं। मैसन पढ़ाया हुआ है ना, लिविंग बुक्स की बात करती है वो। सो डी का सेकंड, ऑल्दो इन्होंने डी का सेकंड से हमारा एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ओके। देन है लर्नर को एनालाइज कर, अच्छा मीडिया, सेलेक्टिंग मीडिया, मास मीडिया, यू इसमें नहीं होता ये अश्योर में, यू यूटिलाइजिंग मास मीडिया करके, एस से सिलेक्शन करना उस मीडिया का, तो मीडिया से रिलेटेड अश्योर हो गया, बी का फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से ऑलरेडी फोर्थ आ गया, ओके। सो फर्स्ट का थर्ड यानी ADDIE है तो सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस है स्टेप बाय स्टेप, और डिक एंड कैरी है तो वो लर्नर को एनालाइज कर रहे हैं, हर स्टेप पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आया था ऊपर, राइट। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आप ये देख के ये मत सोचना कि कैसे करें। हंटर पता है, ठीक है। हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट पता है 1929, हंटर पता है 1882, देन आपका सार्जेंट प्लान पता है 1944। अब देखो रॉयल रिस्क्रिप्ट है, ऑब्वियस सी बात है आजादी के बाद तो नहीं आया होगा, ओके। स्टैनले डिस्पैच आजादी के बाद नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा है आजादी के बाद, तो ये पहले ही है, यानी ये तो लास्ट आएगा ना क्रोनोलॉजी में, सबसे लास्ट तो 1944 वाला ही आएगा, तो 1944 वाला आएगा, तो आंसर यहीं से सोल्व हो गया कॉमन सेंस लगाओगे तो। बट स्टिल आप देखना चाहो तो हमें ये पता है कि डी, सी और ए ये तो इसी सीक्वेंस में रहेंगे, बीच में कहीं पर ये दो आ सकते हैं, ठीक है। तो डी सी ए देखो, ये सी पहले आ गया, ये नहीं होगा, ये भी सी और ए पहले आ गया, ये नहीं होगा, डी सी ए ये यहाँ पे ही है मेंशन ऑलरेडी, यहाँ पे भी ए पहले आ गया, ओके। सो ये कॉमन सेंस लगाते तो इन तीन से भी सोल्व हो रहा था, तो आंसर आपका क्या आ जाता, थर्ड आ जाता जी। बट बाद में ये बता, रॉयल रिस्क्रिप्ट बता देती हूँ मैं, ये 1817 में इश्यू हुई थी। एक आधा क्वेश्चन ऐसा डाल लेंगे नई चीज, बट वो नई चीज अब याद रखो आगे से, ओके। सो बाय द रेजेंट, ये आपकी रानी गौरी पार्वती बाई ऑफ ट्रेवेनकोर, उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि सारी की सारी एजुकेशन की कोस्ट केरला में उनकी सारी की सारी जो है हम उठाएंगे सारी की सारी कोस्ट, ओके। तो ये फर्स्ट फॉर्मल रिकग्निशन थी एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हुए 1817 में इश्यू की थी ये रिस्क्रिप्ट की हम उठाएंगे सारा का सारा खर्चा, तो 1817 है ये। और लॉर्ड स्टैनले डिस्पैच 1859 का है जी, पहली बार पूछा गया है, बट स्टिल अब याद रखेंगे हम क्योंकि हम 1854 का डिस्पैच तो याद रखते हैं, ओके। सो उसी डिस्पैच के ऊपर ये बिल्ड है 1859 का, जिसमें ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में स्पेसिफिकली ये डॉक्यूमेंट है जो टीचर ट्रेनिंग से कंसर्न है, ठीक है। तो ये वाला अपना इंग्लिश से कंसर्न था मेजरली थोड़ा सा, कि वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश भी बोलते हैं इसको, वुड्स डिस्पैच को, तो बट स्टैनले डिस्पैच 1859 में टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड, ओके। तो आंसर आपका थर्ड है। फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट ऑफ गाइने इंस्ट्रक्शंस, तो गाइने वाला पढ़ रखा है हमने। अटेंशन गेन करो सबसे पहले, अटेंशन गेन से क्वेश्चन के दो ऑप्शन कट आउट हो गए। अटेंशन गेन करके स्टिमुलेट करोगे या डिस्क्राइब करोगे गोल को, सो आप पहले स्टिमुलेट करोगे फिर डिस्क्राइब करोगे आई थिंक, तो बी यानी सेकंड ऑप्शन, फोर्थ नहीं, ओके मैं ही खुद ही भूल गई। ये सीक्वेंस वो 9 के 9 इंस्ट्रक्शंस करवा रखी हैं, ओके। सो पहले गोल को डिस्क्राइब करोगे कि आज ये सीखेंगे, पहले अटेंशन गेन की, फिर गोल डिस्क्राइब किया, फिर प्रायर लर्निंग को जो है वो स्टिमुलेट करने की कोशिश की कि पहले जो सीख रखा है वो बच्चे को पता चले ताकि आप कनेक्ट कर सको, और जैसे ही प्रायर लर्निंग पता चली तो आपने गाइडेंस प्रोवाइड कर दी और लास्ट में आपका जो है वो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, ओके। फोरफोल्ड वैल्यूएशन ऑफ इंडियन कल्चर, तो हमने यूजुअली धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे सुना है इस सीक्वेंस में, बट इग्नू के मटेरियल में जो है अर्थ काम धर्म और मोक्ष ये साइकिल है एक तरीके से, ओके। सो अर्थ मतलब पहले इकोनॉमिक लेवल, फिर आपका काम प्लेजर वाला लेवल, फिर धर्म, और फिर लास्ट में जाके मोक्ष आपको मिलेगा। सो टेक्निकली फोर्थ होना चाहिए था आंसर, बट इन्होंने इसको ड्रॉप ही कर दिया क्वेश्चन को, ओके। बाकी ये चारों ही ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सर्च करने के बाद ये एक बच्चे ने भेजा था कि मैम ये वाली सीक्वेंस यहाँ मेंशन है, अर्थ काम, ये अर्थ काम धर्म और मोक्ष वाली इग्नू वाले में। अदरवाइज हम बस ये 4 वर्ड पढ़ते हैं कि ये हिंदुइज्म से रिलेटेड है, इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, बट स्टिल अब याद रख लेना इसको। In 1987, NCERT launched the project PIED,
इन कंजक्शन विद, ये मैंने आई थिंक जो क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल वाली वीडियोस में या कहीं तो करवाया है मैंने ये। ओके, सो ये आंसर आपका क्या रहेगा जी, यूनिसेफ के साथ मिलके ये चीज हुई थी, यूनिसेफ और आपकी एमएचआरडी, जो अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ओके, किस लिए, ताकि हम आईईडीसी को स्ट्रेंथन कर पाए। तो ये कब हुआ था, 1987 में। तो पीआईईडी 1987 में हुआ, ये बात याद रखिएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करता है, कॉम्पिटेंसी पे, मास्टरी पे। ठीक है, सो मास्टरी पे फोकस करते हैं हम इसमें। कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, साइकिल है तो आपको पूछ रखी है सीक्वेंस में लगानी। सो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो वो साइकिल के 4 स्टेप और उनको कैसे हम पढ़ते हैं, किस सीक्वेंस में, वो आपको पता होगा। कोल्ब की साइकिल में कहीं से भी आप एंटर कर सकते हो, जिस भी स्टेज पे आप हो। तो पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली, ठीक है। उस कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस को अब आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे। पहले ऑब्जर्व करोगे ना, उसके बाद जनरलाइज करोगे। सो देन ऑब्जर्व करो और उसके बाद आप रिफ्लेक्ट बैक करो, रिफ्लेक्ट बैक करके आप उसके ऊपर जनरलाइज, क्या था देखो, सी बी, ऑब्जर्व बी आएगा, आंसर तो सेकंड आएगा। ठीक है, अब क्या क्या है इसमें, सी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, देन आपका बी ऑब्जर्वेशंस, फिर आपका क्या है ई रिफ्लेक्ट बैक करो उस पे, रिफ्लेक्ट बैक करने के बाद आप जनरलाइज करो, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कॉन्सेप्ट बनाओ और लास्ट में उसको नई सिचुएशंस में टेस्ट करके देखो। ओके, देन फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस करवा रखा है, इजी क्वेश्चन था बट इसका आंसर गलत दे रखा था आंसर की में, तो इसको ड्रॉप कर दिया गया है। बट आंसर इसका ए बी डी सी रहेगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं वो। ठीक है, तो आंसर ये हमने पढ़ रखी है, फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, कैटेगरी एनालिसिस सिस्टम, और इसमें हम ये भी बोलते हैं कि वर्बल, सिर्फ वर्बल बिहेवियर जो है ये क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, टीचर का, वो भी स्टूडेंट का नहीं, टीचर का वर्बल बिहेवियर। तो ये 10 की 10 कैटेगरीज इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। देन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पोकायोक। सो पोकायोक ओरिजिनेट हुआ है जापानीज बाकायोक से। कॉन्टेक्ट ये हो सकता है, कुछ एक चीजें आपको पता हो, कुछ एक ना पता हो, बट ये क्वेश्चन भी चलो नए में लगा लो कि आपको नहीं पता था, तो भी 10 क्वेश्चन भी टोटल नहीं बने जो आपने ना देखे हुए हो। ओके, टर्म फिर है कॉन्टेक्ट मेथड ऑफ पोकायोक आइडेंटिफाइज डिफेक्ट्स थ्रू फिजिकल एट्रीब्यूट्स। तो कॉन्टेक्ट मेथड है तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स सही है। ठीक है, फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड वैल्यू मेथड ऑफ पोकायोक इज यूज्ड इन द प्रोसेस विद नॉन रिकरिंग एक्टिविटी। नॉन रिकरिंग एक्टिविटी होती है जो एक ही बार होनी हो, मतलब बार बार रिपीट नहीं होगी वो एक्टिविटी। तो जब बार बार रिपीट नहीं हो रही है तो फिक्स वैल्यू का कोई पॉइंट नहीं बनता। जब बार बार होती है, मान लो आपने 6 स्क्रू कहीं फिट करने, सेम स्क्रू हैं तो वो आपको 6 ही देंगे ताकि आप कोई गलत या कुछ अलग चीज ना लगा दो। ठीक है, तो वो फिक्स्ड कर दिया आपकी वैल्यू। ओके, तो ये चीज गलत है, रिकरिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड वैल्यू मेथड काम करेगा। मोशन स्टेप में अब 3 ही ऑप्शन है, तो अगर सी गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली ए बी डी सही हो गया। सो मोशन स्टेप मेथड जो है वो डिटरमाइन करेगा कि स्टेप्स जो है प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए। तो ए बी डी आपका सही आंसर हो गया। पहले पोकायोक को जो है ओरिजिनेट हुआ है जापानीज बाकायोक से। बाकायोक का मतलब था इडियट प्रूफिंग, बाका का मतलब इडियट। तो ये चीज थोड़ी सी होता है ना कि स्टाफ के लिए डिमीनिंग या इंसल्टिंग लगती है थोड़ी सी, तो इसलिए हमने इसको ठीक करके पोकायोक कर दिया, यानी कि मिस्टेक प्रूफिंग, कि हम इडियट को सही नहीं कर रहे हैं, हम मिस्टेक को सही कर रहे हैं वो चीज। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है एग्जाम्पल देके, फिक्स्ड वैल्यू मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का टेस्ट कौन सा नहीं है, तो मिनेसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग ये तो है। देन आपका ये डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटी, तो डाइवर्जेंट हम यूजुअली क्रिएटिविटी से रिलेट करते हैं, तो ठीक है। रिमोट एसोसिएट टेस्ट, तो ये भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है जी। गिलफर्ड का टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट नहीं है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में क्या कर रहे हो आप, ठीक है, क्रिएटिविटी नहीं है यहाँ पे। Which statement or statements out of following is or are true? So a valid test will also be reliable as well. तो ये मैं बात हमेशा, मैंने आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देके बताई हुई है कि मान लो आपके पास में कोई कॉलेज खुला है और वो कॉलेज आपके पास में है इसलिए आपने उस पर रिलाय कर लिया, बट बाद में आपको पता चला कि ये तो फर्जी है, यानी वो वैलिड तो था ही नहीं। तो हर एक चीज जो रिलाय करते हो आप, जरूरी नहीं है वो वैलिड हो, लेकिन अगर वो वैलिड है तो आपके पास नहीं है, भले ही दूर है तो भी आप विश्वास करोगे ना उसके ऊपर। सो जो चीज वैलिड है, यानी वैलिड टेस्ट विल ऑल्सो बी रिलायबल एज वेल। ठीक है, बट जो रिलायबल टेस्ट है वो हो सकता है आपका वैलिड हो या ना भी हो। ओके, सो रिलायबल टेस्ट विल ऑलवेज बी वैलिड नहीं, वैलिड टेस्ट मे और मे नॉट नहीं, वैलिड टेस्ट विल ऑलवेज बी रिलायबल। ओके, सो देयर इज नो रिलेशन नहीं, डेफिनेटली रिलेशन है, तो आपका आंसर ए और डी आ जाएगा जी। ओके,
ये आपके पैराग्राफ आ गए। पैराग्राफ आप खुद पढ़ के सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको बस हर एक क्वेश्चन के बाद एक स्टॉपेज देके और फिर आपको आंसर दिखा दूंगी। आज मैंने आंसर्स भी हाईलाइट इसमें नहीं किए हैं, तो आप खुद पढ़ के आंसर जो है वो निकालने की कोशिश कीजिएगा। 91st क्वेश्चन, एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज इज परसीव्ड इन, इसी पैराग्राफ में इसका आंसर है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं दिखा देती हूँ, गांधी जी आंसर है इसका। ठीक है, तो अब आप खुद पढ़ के सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज अ लैंड ऑफ, वैसे ही समझ आ रहा है बट स्टिल स्टॉप करके आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो और ढूंढने की कोशिश करो आंसर। आंसर रहेगा मल्टीपल कल्चर्स। देन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप पढ़िए इसको, अगेन स्टॉप कर लीजिए, देखिए, आंसर रहेगा तीसरा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलो, व्हेन द मेजोरिटी कल्चर डोमिनेट्स, तो मेजोरिटी कल्चर डोमिनेट करेगा मल्टीपल इन अ सोसाइटी ऑफ मल्टीपल कल्चर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाम से भी समझ आ रहा है बट पैराग्राफ में भी क्लियरली मेंशन है, आंसर हो जाएगा थर्ड, मेजोरिटेरियनिज्म। Which of the following is not true? India has a common national culture. India has pluralistic culture. Pathans have retained their peculiar characteristics over time. Majoritarian culture should dominate minority culture. क्या आंसर रहेगा? जो सही नहीं है, तो फोर्थ सही नहीं है जी। ठीक है, कि डोमिनेट करे वो माइनॉरिटी पे, ये चीज सही नहीं है। देन दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया है जी। दूसरा वो पहला पैराग्राफ अलग था, ये बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन का पैराग्राफ अलग है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपको अगेन पैराग्राफ पढ़ के देना है। स्टॉप करके पैराग्राफ पढ़ो, आंसर ढूंढो और आंसर रहेगा फर्स्ट का फर्स्ट, रिप्रोड्यूस रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, स्टॉप करके देख लेना, इसको भी पढ़ लेना, आंसर रहेगा क्लास, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, देन है 98 का, फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन टू होल्ड पावर द मोस्ट एफिशिएंट इज, तो आंसर आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। सब्जेक्ट मेंबर्स टेक देयर पोजीशन एज, तो कैसी पोजीशन यहां रहेगी, आंसर रहेगा सेकंड। फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस डज नॉट मेक पीपल, तो क्या नहीं रहेगा इसमें, डज नॉट मेक पीपल, आंसर हो जाएगा थर्ड, एक्सेप्ट द इनसबऑर्डिनेशन। ठीक है जी, सो ये आपके 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मदद मिली होगी कुछ ना कुछ सीखने में। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो, कोई डाउट हो, या फिर आपको लग रहा हो कुछ गड़बड़ हो गई है बीच में, तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर समझ आ गया है तो वो भी बताइएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।